आज का टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है उसको एक बारी समझ लेते हैं। क्यों आज का टॉपिक का जो मकसद है वो क्या है, और क्यों अचानक मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं जनरली जो टॉपिक्स होते हैं वो रेगुलेशन पे, बिटकॉइन पे और काफी सारे ऐसे हम रैंडम टॉपिक्स को चूज करते हैं। बट मुझे सीरियसली मैं बताऊं, जो ये पॉली का जो हैक हुआ है, 611 मिलियन यूएस डॉलर का जो ये हैक है, इसने मुझे ही नहीं मतलब पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया है, पूरे क्रिप्टो स्पेस को हिला दिया। और काफी सारे मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं जिनको मसाला चाहिए होता है ना इस इंडस्ट्री को नीचा दिखाने का या इस इंडस्ट्री की वल्नरेबिलिटी को शो करने के लिए, उनको वो मसाला मिल गया। इनफैक्ट मैं आज जब थोड़ा सा इस पॉली हैक के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो क्रिप्टो क्रिप्टो के जो आउटलेट्स हैं उनके अलावा जितने भी मेन स्ट्रीम आउटलेट्स हैं, और इनफैक्ट इंडिया के देख लो, रॉयटर्स देख लो, सबने इसको कवर किया है और सबकी मेन हेडलाइन है इस वक्त की। अब कई लोग इसको ऐसे भी मजाक उड़ा रहे हैं कि जिस तरीके से ये एपिसोड पहले हैक हुआ और हैकर ने इसको पैसे को वापस करने का जो इरादा किया, और इनफैक्ट उसने 50% कर भी दिया है, तो ये सारा एक ऐसा लग रहा है जैसे कि एक जोक की तरह लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट बनता है कि हम भी यार इस पे ये सोचे कि ये हुआ क्यों, क्या इसके चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। और मेरे और आपके लिए तो यार अल्टीमेटली ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि हम भी डीफाई सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे डीफाई प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। कल को ये मेरे साथ ना हो जाए, कल को ये आपके साथ ना हो जाए, तो ये हमें पता होना चाहिए डीफाई सेक्टर किस तरफ जा रहा है, क्या इसके अंदर चैलेंजेस हैं, हमने पैरामीटर्स कौन से हैं, वो किन पैरामीटर्स के बेसिस पे मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोजेक्ट एवरेज है, कौन सा प्रोजेक्ट पुअर है, और किस तरीके की वल्नरेबिलिटीज होती हैं। मतलब ये जो हैक्स होते हैं ये कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कैसे मैं इनसे बच सकता हूं, राइट। और अच्छे और बुरे प्रोजेक्ट की पहचान कैसे करें, है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये इंपॉर्टेंट ये है कि इसको ऐसे लो कि एग्जैक्टली मैं ये देख रहा था कि 2020 में, मतलब लास्ट ईयर एग्जैक्टली 11 अगस्त को, 11 अगस्त 2021 में जो डिफाई में जो टोटल वैल्यू लॉक थी डिफाई सेक्टर में, वो 4.85 बिलियन यूएस डॉलर थी। एग्जैक्टली 11 अगस्त 2020 में। जानते हैं आज टोटल वैल्यू लॉक जो डिफाई सेक्टर में हो गई है वो कितनी है? 81 बिलियन यूएस डॉलर। जस्ट इमेजिन, मतलब एक साल के अंदर, 12 महीने के अंदर एग्जैक्टली हम लोग 5 बिलियन से 81 बिलियन, मतलब 81 बिलियन यूएस डॉलर पे पहुंच चुके हैं। हमारी जो टोटल वैल्यू जो लॉक हो चुकी है डिफाई सेक्टर में, अलग अलग प्रोटोकॉल्स में, और जो हमारी ये वैल्यू जो डिफाई सेक्टर में पूरा लॉक हो चुकी है। तो इससे क्या पता लगता है कि एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है डिफाई सेक्टर में। हमने ये देखा कि बिटकॉइन ने जिस तरीके से मनी को रीडिफाइन किया, जिस तरीके से जब बिटकॉइन आया उसने एक सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल एंटिटी के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस थी उसको खत्म करके दो लोग आपस में वैल्यू ट्रांसफर कर सकते थे, बिटकॉइन ने ये करके बताया। इथेरियम ने देखा कि मनी का जो बेसिक फंक्शन है, जो डिसेंट्रलाइजेशन है, वो बिटकॉइन ने बखूबी निभाया। इथेरियम को लगा कि लेकिन हमारी जो खुद की जो जिंदगी है वो हर पल कॉन्ट्रैक्ट्स और कंडीशन से बंधी हुई है। मैं मॉल के अंदर जाता हूं, मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए लेकिन ईएमआई पे चाहिए, तो मैं कंडीशनल बाइंग कर रहा हूं हर वक्त। मुझे हर वक्त लेंडिंग की जरूरत पड़ रही है, हर वक्त मैं इंश्योरेंस अगर मुझे चाहिए, मुझे अलग अलग प्रोटोकॉल्स चाहिए, मुझे लोन्स चाहिए, तो मेरी हर वक्त एक कंडीशनल मनी के अंदर मैं घिरा हूं। मेरी जिंदगी जो है हर वक्त कंडीशनड है। उस कंडीशन को उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में उतारा, और इथेरियम को कहीं ना कहीं पता था कि अल्टीमेटली जो फ्यूचर है उसमें डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल होगा, डीफाई सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होगा, जिस मेरे ऊपर काफी सारे डैप्स क्रिएट होंगे। और जो इथेरियम की जो विजन थी वो कहीं ना कहीं सही साबित होती जा रही, क्योंकि जिस तरीके से डीफाई स्पेस बढ़ रहा है वो क्लियर ये बताता है कि इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल इसके अंदर वैल्यू है, और कहीं ना कहीं ये रिवोल्यूशनाइज कर रहा है इस पूरे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी बात देखने वाली है कि जब कोई सेक्टर ग्रो करता है, ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर काफी सारे एक्सपेरिमेंटेशंस भी होते हैं, काफी सारे उसके अंदर ऐसे प्रोजेक्ट भी होते हैं जो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कोई कहता है मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इतने सारे एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है इस सेक्टर के अंदर, क्योंकि जब 5 बिलियन से 81 बिलियन यूएस डॉलर जब इंडस्ट्री जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर काफी सारे एक्सपेरिमेंटेशन भी हो रहे हैं। इन एक्सपेरिमेंटेशन को कैसे पहचाने, कौन सा वो एक्सपेरिमेंट है जो बेहतर है, कौन सा वो एक्सपेरिमेंट है जो बेहतर नहीं है, इसको कैसे पहचाने? अगर मैं आपको बताऊं तो डीफाई सेक्टर के अंदर, मतलब आप सोचो कि 2021 में जो टोटल जितने भी हैक हुए हैं उसका 75% जो है वो डीफाई सेक्टर में हैक हुआ है। मतलब इसको आप ऐसे समझो कि टोटल अभी तक 474 मिलियन यूएस डॉलर के हैक हुए 2021 में, राइट। जिसमें से 361 मिलियन जो है वो बाहर के हैकर ने हैक किया,
और 113 मिलियन 113 मिलियन जो है वो रग पुल हुआ। मतलब रग पुल का मतलब ये कि जो फाउंडर था उसने प्रोजेक्ट को अबैंडन कर दिया और वो पैसा लेके भाग गए। उन्होंने कहा ठीक है यार, हमारे पास पैसा आ गया, हमारा काम हो गया, हम चले। तो इसका मतलब अभी भी एक रग पुल के केसेस कम है। जो केसेस ज्यादा है वो जो बाहर से अटैक हो रहा है, जो इनके इसका मतलब ये प्रूव होता है कि जो कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी है, कोड के अंदर कोई कमी है, या सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स में कमी है, या कुछ तो ऐसी डिफाई के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो पता लगते हैं कि रग पुल के अटेम्प्ट्स कम हैं बजाय इसके कि हैकिंग अटेम्प्ट ज्यादा है। इस पे ज्यादा एक्सपर्टीज रखने वाले जो दो लोग हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगा और इसके बाद हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं सबसे पहले वेलकम करूंगा हर्ष रजत का, और दूसरा मैं वेलकम करूंगा ऋचा का। दोनों जो हैं वो को फाउंडर हैं इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस में। राइट, आपने इसका नाम सुना होगा, ईपीएनएस का। ये प्रोजेक्ट डीफाई सेक्टर के अंदर है और ये इंडिया से ये प्रोजेक्ट है, और मैं चाहूंगा कि इन दोनों का हम वेलकम करें। अच्छी बात ये लगती है कि इंडिया से अभी तक जितने भी डीफाई सेक्टर के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं, ट्रस्ट मी, छाती थोड़ी सी ना मेरी तो प्राउड फील करता हूं, क्योंकि जितने भी सेक्टर में अभी तक प्रोजेक्ट आए हैं वो डेफिनेटली सक्सेसफुल रहे हैं, और एटलीस्ट इंडिया से किसी ने रग पुल की अभी तक अटेम्प्ट नहीं करी है। और जितने भी, चाहे आप प्रोजेक्ट्स को ले लो, चाहे मैटिक को ले लो, आप इंस्टाडैप को ले लो, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ईपीएनएस को ले लो। अब अगर ईपीएनएस की मैं बात करूं, तो पहली बार जब मैं हर्ष से मिला, कि मुझे ना हमेशा ये इंटरेस्टिंग लगता है कि यार कोई प्रोजेक्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं हर्ष से ये पूछना चाहता हूँ, हर्ष को मैं चाहूंगा कि वो इस बात को आगे बढ़ाए कि हर्ष, डीफाई सेक्टर के अंदर क्या इश्यूज हैं और क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और हर्ष का क्या कहना है कि ये जो हैक हुआ है इसको हर्ष कैसे दिख रहा है। हर्ष, कैन यू जस्ट गिव योर इनपुट्स ऑन दिस इशू? थैंक्स थैंक्स कासिफ भाई, पहले तो इनवाइट करने के लिए, एंड दूसरा फॉर टेलिंग ऑल गुड थिंग्स अबाउट टीपीएनएस। तो भाई, जैसे मैं देखता हूँ ये हैक को लेके, आई मीन मेरा इस पे बहुत ही डिफरेंट ओपिनियन रहता है। मेरा ओपिनियन है कि जैसे ये स्पेस है डीफाई, ये काफी इनोवेटिव स्पेस है। ये मतलब आप सोचिए, आप एक ग्लोबल बैंक बना रहे हैं फ्यूचर का, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आपके पास वो एबिलिटी है कि आप बैंक में जो रूल्स डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो इसकी वजह से इस पे काफी इनोवेशन होता है। बट ये इनोवेशन का एक बैड साइड भी है कि आप इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते हैं। बेसिकली जब भी कोई इंडस्ट्री बनती है कासिफ भाई, जैसे आप एयरलाइन इंडस्ट्री ही देख लीजिए। तो एयरलाइन इंडस्ट्री स्टार्ट में कितना ज्यादा प्रॉब्लम थी हाईजैकिंग की। एसेंशियली डीबी कूपर का केस है, या हम लोग के ही इंडिया में ही कितनी हाईजैकिंग हुई जो कि सक्सेसफुल थी, बट वो आज के एरा में टोटली नॉन एग्जिस्टेंट हो गई, क्योंकि लोगों ने उससे चीजें समझी और उसको हटाने की कोशिश की। डीफाई में भी कासिफ भाई, जैसे ये जो हैक हुआ, ये हैक जो प्राइमरी में पढ़ा, वो ये लग रहा है कि जो लोग बनाए ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को या ये डीफाई प्रोटोकॉल को, वो थोड़ी जल्दबाजी कर दिए, ऑडिट नहीं किए, तो थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। जो मतलब क्योंकि डीफाई इतना बड़ा होता जा रहा है कि हैकर्स अब जैसे आपने बोला रग में नहीं इंटरेस्टेड है। आप रग एक बार कर लोगे, दो बार कर लोगे, और अब लोग काफी स्मार्ट हो गए हैं। इंडिया से तो मतलब मैंने देखा है कि जो भी यूजर्स आ रहे हैं वो अपनी रिसर्च डीवाई और बहुत ही जबरदस्त करके आ रहे हैं। तो ये मतलब मैंने काफी अच्छा चेंज देखा है कि उनको पता है प्रोजेक्ट के बारे में। तो रग इसलिए कम होता जा रहा है क्योंकि उसमें फंस नहीं रहे हैं अब ज्यादा। तो हैकर्स के लिए सबसे बड़ी चीज या सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल बात ये है कि डीफाई का कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लें एंड उसमें एक्सप्लॉइट्स देखें। एंड अब मतलब जब आप डीफाई की बात करते हैं तो ये एक प्रोग्राम है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसको आपने जैसे बनाया है वो वैसे ही चलेगा। एंड प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कासिफ भाई कि लोग थोड़ा बहुत ऑडिट करवाने से शाई अवे करते हैं। इसलिए नहीं कि उनको ऑडिट नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए कि ऑडिट करने के लिए मतलब 1-2 महीने 3 महीने का गैप चल रहा है।
बिकॉज डीफाई इतना बूम किया है, हम लोग बुल रन में हैं, तो सब लोग डी ऑडिट के स्लॉट ले लिए हैं। तो कभी कभी थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल होना भी हैक का कारण बनता है। अगर आप डीफाई की बात जैसे कर रहे थे, टीवीएल की बात कर रहे हैं, टीवीएल में अगर आप देखेंगे आवे का डोमिनेंस सबसे टॉप पे हाँ, आवे का विद डोमिनेंस आता 48। है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। एंड मतलब आई एम श्योर पता होगा, आवे ने 6 ऑडिट करवाए अपने, राइट। 6 डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से। हाँ। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हम लोग को समझनी पड़ेगी। जस्ट जैसे मतलब आप इमेजिन कीजिए कि अगर कोई नया बैंक आपके शहर में आता है जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता है, तो यूजुअली आप क्या करेंगे, आप पहले 1,000 रुपए से अकाउंट खुलवाएंगे, एंड उसके बाद आप देखेंगे कि अच्छा 6 महीने में ये बैंक चल रहा है तो मैं ज्यादा डालूंगा। तो एज अ यूजर हम लोग को भी थोड़ा बहुत इस पे समझना पड़ेगा। राइट बट राइट। क्या, ऑल इन ऑल मुझे जो लगता है वो थोड़ी इररिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है प्रोजेक्ट्स की, क्योंकि इनोवेशन करने के लिए ऑफ कोर्स फास्ट जाना पड़ता है। हर्ष, मैं कभी तुम्हें कभी प्रोजेक्ट। हाँ। यहाँ पे, सॉरी मैं रोकूंगा तुम्हें। यार, ये बात तो समझ में आ गई हर्ष के इररिस्पॉन्सिबल है प्रोजेक्ट्स जो लोग अपना ऑडिट नहीं करा रहे, और तुम्हारी बात से मुझे ये पता लगा कि तुम्हारा ये कहना है कि इतना बुल रन है इस वक्त, इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं डीफाई सेक्टर में कि जो ऑडिटर्स हैं, ऑडिट करने वाली फर्म्स कम है मार्केट के अंदर। मतलब जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो ज्यादा हैं, ऑडिट करने वाली फर्म्स के पास बहुत सारा काम है, और जो स्पेशलाइज्ड फर्म्स हैं वो कम है, और उनके चार्जेस भी ज्यादा होंगे, आई एम श्योर। ठीक है। तो तुम्हारा ये कहना है कि बिना ऑडिट के, बिना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऑडिट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च अपने आप को कर लेते हैं, और जो उनमें बग्स होते हैं या उनके अंदर कोई कमी होती है, उस बग को और उसको जो हैकर है वो मैनिपुलेट कर लेता है, या उसको उसके अंदर चेंजेस करके फिर वो उसको एक हैक कर लेता है। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग? हाँ मतलब मेरे हिसाब से तो ओके। हैकर्स यूजुअली, क्योंकि अगर आपकी ऑडिट फर्म्स जो हैं काफी हाँ अच्छी, हाँ। वो पकड़ लेती हैं चीजें, हम्म। एंड अगर मतलब आप वो स्टेप से जाते हैं तो देन हैक की प्रॉब्लम कम हो जाती है। हाँ। बट देन वहां पे दूसरी प्रॉब्लम भी आती है कि उसके बाद भी आपको अपनी सिक्योरिटी गाइडलाइंस बना के रखनी होगी। लाइक आप मल्टी सिग जो बनाएंगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो फैला हुआ हो। वो ये नहीं हो सकता है कि आपके एक कंप्यूटर पे हो। तो राइट अगेन राइट। वो अमेजिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी ही की बात आ हाँ जाती है। हाँ हाँ। राइट 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 राइट। मैं रिचा से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाय रिचा। हे हाय कश्यप। हाय, हम पहली बार बात कर रहे हैं तो हाँ जी, थैंक यू फॉर द इनवाइट। नो नो, इट्स completely our honor, और थैंक यू वेरी नो मच फॉर प्रॉब्लम। एक्चुअली, बिकॉज ये ना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मुझे लगा कि इस पे हम बात करनी चाहिए। रिचा, जैसे हर्ष ने बताया कि ऑडिट एक वन ऑफ द इशू है, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से डीफाई सेक्टर में अगर कोई प्रोजेक्ट है, और तुम्हें मैं बोलूं कि रिचा तुम्हें $1,000 मैं देता हूं, और तुम डीफाई सेक्टर में जाके इन्वेस्ट करो किसी भी कंपनी में, किसी प्रोजेक्ट में, तुम, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपर्टीज है, तुम तो खुद डीफाई के अंदर एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट तुमने लॉन्च किया हुआ है। इनफैक्ट मैं देख रहा था तुम्हारी बैकिंग बालाजी से है, एडवाइजर की मैं लिस्ट देख रहा था उसमें। मैं मतलब नाम निश्चल शेट्टी को मैं देख रहा था, मैं संदीप को देख रहा था, मैटिक के जो को फाउंडर है। ठीक है, अब इतने सारे लोग तुमने डेफिनेटली जब बैक कर रहे हैं, तो तुम, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एक्सपर्टीज है। अब तुम्हें मैं $1,000 दे रहा हूं, और अब मैं कह रहा हूं कि ईपीएनएस को छोड़ के तुम्हें अगर $1,000 लगाने, तुम प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें देखोगी, और बिल्कुल ऐसे बताना जैसे कि ना मैं आज ही डीफाई सेक्टर में आया हूं, मैं बिल्कुल, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। प्लीज, मेरी कम्युनिटी ये जानने में इंटरेस्टेड है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो काशिफ सर, मतलब सबसे पहले तो अगर काशिफ सर नहीं, काशिफ काशिफ। हाँ। ओके काशिफ। तो सबसे पहले आई थिंक एज अ सिंपल लाइक जस्ट अ यूजर राइट, मेरे लिए जो चीज़ अपील करती है वो है कोई भी प्रोजेक्ट के लिए कि मतलब वो क्या प्रॉब्लम को एड्रेस कर। तो फॉर मी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या एज अ एंड यूज़र मुझे वो प्रॉब्लम अपील करती है, और वो क्या सोल्यूशन प्रोजेक्ट टीम उसको उसको डिलीवर कर रही है। ठीक है। उसके अलावा आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रोजेक्ट का एक्सपर्टीज देखें, आप प्रोजेक्ट की टीम देखें, उनके पास कैसा एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल से फ्रॉम जस्ट डू योर ओन रिसर्च पार्ट एज अ यूजर, आप उस प्रोजेक्ट का वाइट पेपर को एनालाइज करें। अगर वाइट पेपर बहुत हैवी होता है तो आप मांगिए, आप टीम से बोलिए कि इसका लाइट पेपर या कोई लाइटर डाउन वर्जन है, ताकि वो सिंप्लीफाइड वर्जन में आप अपने अपने लेवल पे एक बेसिक रिसर्च तो करिए। मतलब आई थिंक बहुत बार होता है कि लोग बोलते हैं, रेफर करते हैं प्रोजेक्ट्स,
बट एंड थोड़ा बहाव में लोग कर देते हैं इन्वेस्ट, बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप एक लेवल ऑफ रिसर्च, जो टीम है, जैसे आपने मेंशन किया बैकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बैकर्स का रेलिवेंस इसलिए भी होता है कि कौन, मतलब अब अगर आपके प्रोजेक्ट के लिए कोई अपना नेम या कोई अपना रेपुटेशन आपको इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रहा है, सो दे वुड हैव सीन समथिंग वेदर इट्स अ प्रॉब्लम या फिर आपके प्रोजेक्ट में जो आप डिलीवर कर रहे हैं. एंड फ्रॉम अ टेक्निकल परस्पेक्टिव आई थिंक जो ऑडिट रिपोर्ट है प्रोजेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फॉर एग्जांपल हमारे प्रोजेक्ट के लिए जब भी किसी ने बोला है कि अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट है, वी ऑलवेज हैव इट ऑन गिटहब, हम लोग उसका लिंक दे देते हैं कि ये रिपोर्ट है, हमारे प्रोजेक्ट का ऑडिट चेन सेफ ने किया था. तो वी आर ऑलवेज ट्रांसपेरेंट इन शेयरिंग. सो आई थिंक दैट लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम द प्रोजेक्ट टीम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आई थिंक एट अ वेरी जेनरिक एंड यूजर लेवल ये चीजें हैं जिन पे आप हमेशा आई रखिए बिफोर मेकिंग योर इन्वेस्टमेंट. राइट. या तुम दोनों से बात करके ना एक चीज क्लियर हो गई. मैं सच बता रहा हूं, दोनों का एक कहीं ना कहीं एक ही वर्ड कॉमन है और वो है ऑडिट. तो इसका मतलब ये है कि जब भी मैं किसी डीफाई प्लेटफॉर्म के अंदर इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूं, मैं स्ट्रेट उनके टेलीग्राम ग्रुप में जाऊं, उनके एडमिन को पकड़ूं और बोलूं, हेलो इधर आ भाई, मुझे ऑडिट रिपोर्ट देखनी है. स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछो ना, पढ़ा लिखा क्वेश्चन पूछो वहां जाके यार. ये मत पूछो ये कितने डॉलर का जाएगा, ये मत पूछो अरे भाई ये 5x कब होगा. नहीं यार, ये पूछो, सही क्वेश्चन पूछो. क्या भैया ऑडिट रिपोर्ट दिखाना, कहां से ऑडिट कराया तुमने. अब मैं तुमसे पूछता हूं हर्ष, अगर चलो ठीक है आज ईपीएनएस तुम्हारा एक प्रोजेक्ट है एंड कोई तुम में इंटरेस्टेड हो, मैं तुम पे ही क्वेश्चन पूछता हूं, हर्ष क्या तुम्हारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट हुआ है और कहाँ किसने ऑडिट किया. मैं सपोज अगर मुझे तुमसे एज अ डेविल एडवोकेट तुमसे ये वापस क्वेश्चन पूछना हो, आई होप यू डोंट माइंड दैट. बिल्कुल नहीं भाई. भाई देखिए, जैसे दो तीन एक्चुअली इसके लिए काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो यूजुअली जब हम लोग का आईडीओ हुआ था, तो हम लोग को मतलब काफी लोग रीच आउट करके बोलते थे कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट आईडीओ दे हैव सीन. बट अंदर की बात भाई ये थी कि डिस्पाइट पुटिंग एवरी एफर्ट, हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि अगर हम लोग का ऑडिट में कोई भी क्रिटिकल इशू आ गया तो वी विल डिले द लॉन्च. एंड वो करने के लिए मतलब काफी हद तक डर भी रहता है, बिकॉज आप मार्केटिंग का पूरा फिक्स कर चुके होते हो, काफी पैसा चला जाता है. बट या हम लोग वो पूरा प्रिपेयर थे. एंड जो भी प्रोजेक्ट्स हम लोग मिले, आवे है या यूनिस्वैप है या कोई भी टॉप डी5 प्रोजेक्ट ले लीजिए, मतलब ये चीज हमेशा करेगा कि ऑडिट से पहले वो ये भी नहीं बताते हैं कि हम लोग कब लॉन्च कर रहे हैं. आई थिंक उसपे हम लोग जैसे आईडीओ की डेट बता दिए थे, वो भी मतलब यूनिस्वैप नहीं बताता है. मुझे याद है जब यूनिस्वैप V2 आ रहा था, तो यूनिस्वैप टीम का एक ही रिप्लाई रहता था कि वी डोंट नो द स्पेसिफिक डेट येट, इट्स अंडर ऑडिट. एंड ये मतलब काफी अच्छी चीज है. कमिंग बैक टू हम लोग का प्रोजेक्ट, सो भाई जैसे वी डिड आवर ऑडिट फ्रॉम चेन सेफ. चेन सेफ इज द सेम कंपनी जिन्होंने web3.js बनाया है. अगर कोई डेवलपर्स जैसे रहेंगे, तो जब भी आप फ्रंट एंड बना रहे हैं ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट करने के लिए डैप, तो आप web3.js ही यूज करते थे. अभी एथर्स काफी अच्छा हो गया है, तो लोग web3 कम यूज करते हैं. बट एसेंशियली ये समझ लीजिए कि वो लोग ओजीज हैं हिस्ट्री के. एंड वो लोग बहुत टाइम लेते हैं, मतलब 4-5 महीने का उनका पूरा स्लॉट बुक रहता है. तो एसेंशियली हम लोग को अप्रैल की डेट मिलने ही में कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, वो आप समझ सकते हैं. बट हाँ, एज अ डेवलपर अगर कोई भी मुझे मिलता है या एज अ यूजर कोई भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे टफ क्वेश्चंस कि मुझे तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बग मिला है, तो फर्स्ट थिंग आई डू इज कि आई टेल हिम कि मतलब यार बग बताओ. हम लोग की रिपो ओपन है, हम लोग के टेस्ट केसेस ओपन है, हम लोग का ये ऑडिट ओपन है. एंड थैंकफुली मतलब आज तक ये नहीं हुआ है कि वो डेवलपर की बात सही हो गई. एंड इन अ वे मतलब ऑफ कोर्स अगर टाइम थोड़ा सा बीत जाता है, आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च हुए हैं एंड वो इफेक्ट नहीं करते हैं, तो आपको पता रहता है कि हाँ मतलब ऑडिट वाज क्वाइट नाइस एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो एसेंशियली ये चीज काफी इंपॉर्टेंट रहती है कि आप ऑडिट अच्छी कंपनी से करवाएं. प्रॉब्लम अच्छी कंपनी में ये आती है कि आपका जो स्लॉट है वो बहुत देर का मिलेगा एंड काफी कॉस्टली होता है. बट वो कॉस्ट आपको मतलब
एज अ प्रोजेक्ट आपको लेनी ही पड़ेगी। वो मतलब ऑडिट आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आपने पीयर रिव्यू करवा दिया या कोई नई कंपनी है उनसे ऑडिट करवा दिया। ये बात नहीं है कि वो नई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, बट एसेंशियली जब आप बिलियंस की बात कर रहे हैं तो आपको ऐसी कंपनी लेनी पड़ेगी। अगेन वो बैंक की बात कि आप पुराने बैंक पे ज्यादा भरोसा करेंगे। अगर आपके पास $1000 है तो $900 आप शायद से पुराने बैंक में ही डालेंगे, एंड $100 आप चलिए कहीं और डाल देंगे देखने के लिए कि वो कैसा परफॉर्म करता है। वो चीज अगेन सिक्योरिटी में भी वैलिड होती है। राइट। एंड मुझे बस ऐड करना है हर्ष की हाँ हाँ बात प्लीज पे, इसने करिए। क्वालिटी ऑफ ऑडिट की बात की कि अगर हम लोग नॉर्मल फाइनेंस में देखें, नॉर्मल कंपनीज को देखें, तो मतलब अगर गोल्डन स्टैंडर्ड द बिग फोर कहते हैं लोग, डेलॉयट पीडब्ल्यूसी को इंगेज करते हैं अपने ऑडिट्स करने के लिए, वो इसलिए करते हैं क्योंकि they want to make sure that everything is in place, क्योंकि राइट राइट। millions of billions of dollars of fund लोगों के हैं इन्वेस्टेड। बिल्कुल। तो हम लोगों को अगर ये लगता है कि अगर Web3 DeFi is the future, तो हम लोग को एज अ लाइक कम्युनिटी, हम लोग को आई थिंक वी शुड डिमांड कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उस हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करें या वो हाई स्टैंडर्ड को लिव अप करें, ताकि DeFi is the future, so there is no shying away from that. तो इसलिए आई थिंक a good solid auditing firm, उसकी जो भी रिपोर्ट है वो रिक्वेस्ट करना should not be like मतलब the team should be very transparent about all of that. एब्सोल्युटली आई थिंक मैं अब तुम्हारी बात से रिचा बहुत रिलेट करता हूँ। मेरा 16-17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट में। तो आई वर्क विद कंपनीज लाइक पेप्सिको, आई वर्क विद सोनी पिक्चर्स एंड आई वर्क विद यूटीवी डिज्नी। अब मैं तुम्हारी बात से इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि जब मैं वहाँ सेल्स में, डिस्ट्रीब्यूशन में, मार्केटिंग में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मैंने काम किया, तो जब भी हमारी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती थी क्लाइंट्स के साथ, तो उनको रेगुलर बेसिस पे ऑडिट होता था उनका साल में एक बार। और कहीं पे भी अगर ऑडिटर को ये लगता था कि ये काम आउट ऑफ द वे हुआ है या गिफ्ट दिया गया है क्लाइंट को, तो ये गिफ्ट क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, ये लिमिट से ज्यादा क्या क्यों था, इसकी अप्रूवल किसने दी। तो नाउ आई कैन वेरी वेल रिलेट टू दिस थिंग कि ऑडिट जैसे एक जो हमारा ट्रेडिशनल दुनिया, सेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड है, जो सेंट्रल एंटिटीज है, वहां पे भी होता है। और यही ऑडिट डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में जो वेब 3 है, वहां पे भी एक जरूरी इंटीग्रल पार्ट लग रहा है मुझे ऑडिट। और हमें भी अपने जो क्वेश्चंस हैं फाउंडर्स से इस तरीके से रिफ्रेम करने चाहिए जिससे कि उस पे हमको वैलिड आंसर मिल सके। आई थिंक ऑडिट इज वन ऑफ देम। एक दूसरी चीज जो मैं अब दूसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, हर्ष और रिचा, तुम लोगों से भी मैं चाहूंगा कि इस पे, तो मुझे ये तो पता लगता है कि कई दुनिया लोग ये कहते हैं कि डीफाई इज ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। जब वो 100% डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ स्ट्रेस करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी डीफाई इज नॉट एग्जैक्टली 100% डिसेंट्रलाइज्ड, राइट? क्योंकि हमने ये पास्ट में देखा कि जो एडमिन की होती है, राइट, और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की किसी ने तो बनाया ना, चाहे वो एक इंडिविजुअल है, चाहे वो काफी सारे लोग हैं। एज अ लेमैन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को किसी एक आदमी ने या किसी 2-4 लोगों ने या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ने मिलके बनाया। हो सकता है कि अब वो जो एडमिन की है वो किसी एक आदमी के पास एक्सेस हो, या 2 आदमी के पास, या 3 आदमी के पास, या मल्टी सिग के तरीके से एक्सेस हो। मल्टी सिग तरीके से उन्होंने एक आर्किटेक्चर बनाया होगा कैसे कैसे इस एडमिन की को एक्सेस किया जा सकता है। बट इसका मतलब ये है कि एडमिन की को एक्सेस किया जा सकता है अनटिल एंड अनलेस एडमिन की बर्न कर दी हो, राइट? तो जब एडमिन की को एक्सेस किया जा सकता है, और सपोज वो एडमिन की हैकर के हाथ में लग जाए, राइट, किसी हैकर को उसका एक्सेस हो जाए, या जो फाउंडर है उसी के दिल में कोई खोट आ जाए कि नहीं, अब मेरे को ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो रूल्स हैं ये इसमें मुझे चेंज करने, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये 2 चीजें की पॉसिबिलिटी है, एडमिन की का एक्सेस है, तो इसका मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि इट्स 100% डिसेंट्रलाइज। या आपका क्या कहना है? क्या मैं एक गलत सोच रहा हूं कि ये थोड़ा डिसेंट्रलाइज है और थोड़ा सेंट्रलाइज है, ये मिडिल पाथ है? नहीं, ये 100% डिसेंट्रलाइज है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस हर्ष? क्या कहना चाहोगे आप इस पे? गॉट इट भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी नॉलेजेबल क्वेश्चन है ये। एंड मैं टेक्निकल उसमें जाऊंगा, जी। बट आई मेक श्योर कि थोड़ा सिंपल रहे। हाँ। तो एक चीज मतलब सही है कि एडमिन की रहती है, मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में रहती है। एंड वो इसलिए की जाती है क्योंकि जैसे जो भी प्रोटोकॉल बन रहे हैं डीफाई के, आवे हो गया या यूनिस्वैप हो गया, कंपाउंड हो गया, जो भी टॉप के हैं जो अभी तक हैक नहीं हुए, उसमें भी एडमिन की रहती है।
तो रीजन ये है कि वो लोग उनको पता है कि मुझे 4 साल और लगेंगे क्योंकि मुझे और फीचर्स डालने हैं। ये बैंक वर्क कर रहा है, काफी अच्छा है, बट 2-3 फीचर है जो मुझे डालने हैं। लाइक यूनिस्वैप में B2 में आप जब थे तो आपको 2 ट्रांजैक्शन करनी होती थी। पहला अप्रूव करने के लिए कि मेरे ये टोकन मैं अप्रूव करता हूँ कि यूनिस्वैप का कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है, एंड दूसरा उसको स्वैप करने के लिए। V3 में वो सॉल्व हो गई क्योंकि जो अप्रूव करने की चीज थी वो उन्होंने वॉलेट सिग्नेचर से ही कनेक्ट कर दी। वैसे ही मतलब ये एक इंस्टेंस है आवे भी इनसे, जैसे आवे B1 से B2 पे आया, तो ये करने के लिए आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको अपडेट करना होता है। वो अपडेट करने के लिए आपको एक EIP रहती है, वो फॉलो करनी होती है, ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी EIP उसको बोलते हैं। उसका क्या रहता है कि जो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका अपडेट हो सकता है जस्ट अगर वो एडमिन की से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपडेट करें। तो पहली चीज तो आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि ये एडमिन की चाहिए होती है। मूविंग टू द सेकंड पॉइंट दो, कि ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, ये थोड़ा सा मिसनॉमर है। क्योंकि ये जो एडमिन की होती है ये आपकी एक वॉलेट की भी हो सकती है या आपकी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की भी हो सकती है। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो आपका मल्टी सिग भी हो सकता है कि 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है की, या वो आपका गवर्नेंस पे भी हो सकता है। लाइक पुश टोकन है हम लोग के, तो पुश टोकन 51% ऑफ द पुश टोकन या 4% ऑफ द पुश टोकन जब वोट करेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट में मुझे चेंजेस चाहिए, ये ऑडिट मैंने देख लिया है, एवरीथिंग इज गुड, मैं वोट कर रहा हूँ ऑन चेन कि ये अपडेट हो जाए, तो जब 4% का कोरम होगा तभी वो एडमिन की कॉन्ट्रैक्ट से बात करेगी एंड अपडेट करेगी। तो ये जो लास्ट मैंने ऑप्शन बोला ये ही सबसे सिक्योर ऑप्शन है, एंड ये ऑप्शन मतलब सबको फॉलो करना चाहिए। यूनिस्वैप फॉलो करता है, कंपाउंड फॉलो करता है, आवे फॉलो करता है, एंड शायद से यही रीजन है कि आपको कभी इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नहीं देखेगा। हो सकता है जैसे कंपाउंड में कि ओरेकल जो है उनसे मिस्टेक हो जाए तो प्राइस फ्लक्चुएट हो जाए, आपको मतलब नुकसान हो जाए, बट वो भी बहुत ही रेयर मिलेगा। बिकॉज इन लोगों ने ये चीज काफी सोच के बनाई है एंड डिसेंट्रलाइज ही बनाई है। अब जैसे आवे के अगर टोकन है या हम लोग के टोकन है, पुश टोकन है, तो अगर हम लोग बोलते हैं कि 4% पुश टोकन होल्डर्स को वोट करना है एंड हम लोग का टोकन ऑलरेडी वेस्टिंग में है, क्लिप में है, तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इन एसेंस ये डिसेंट्रलाइज हो गया। तो हम लोग ने दोनों चीज कवर कर ली, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपडेट होकर नए नए फीचर्स आ सकते हैं, एंड दूसरा ये डिसेंट्रलाइज है क्योंकि इस समय मतलब उस समय अगर हैकर जितना भी कोशिश करेगा, अनलेस हम लोग ने प्रोग्रामिंग बैड की है ऑडिट नहीं हुआ है, अदर देन दैट फैक्ट हैकर जितना भी कोशिश करेगा वो मतलब 4% ऑफ द टोकन सप्लाई या 10% ऑफ द टोकन सप्लाई कंट्रोल नहीं कर सकता, या अगर वो करता है तो उसके इंटरेस्ट में ही नहीं है देन कि वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय करे, क्योंकि जो जितना वो 10% टोकन सप्लाई के लिए पैसा दिया होगा उससे कहीं कम उसको मिल पाएगा वंस ही हैक्स। तो वो मतलब एक गेम थोड़ी काफी सही सी आ जाती है कि हैकर का इंसेंटिव ही खत्म हो जाता है। जस्ट लाइक जैसे बिटकॉइन या इथेरियम, आप अगर नोड चला रहे हैं तो 51% नोड अगर आप कंट्रोल करते हैं तो हो सकता है आप डबल स्पेंड कर दें, बट वो 51% नोड आपको कंट्रोल करने के लिए इतने पैसे चाहिए कि उस समय आपको बिटकॉइन चलाने में ही भलाई है। अगर आप उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो बेसिकली आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात बोली हर्ष आपने। तो इसका मतलब ये है कि कहना आसान है कि एडमिन की का एक्सेस किसी के पास मिल जाए, हाँ पॉसिबिलिटी है, बट इतना ये आसान भी नहीं है कि एडमिन की के अगर वो भी उसके रूल्स अगर डिफाइन कर दिए जाएं उस एक्सेस के, उसको एक्सेस करने के, तो दैट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू एक्सेस एडमिन की। रिचर्ड, एक बड़ा इंटरेस्टिंग तुमने बात बोली कि यूज केस के बारे में। इनफैक्ट जब यूज केस की बात हो ही रही है तो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोजेक्ट, और कहीं ना कहीं योर प्रोजेक्ट कैन आल्सो प्ले अ रोल इन एटलीस्ट इन्फॉर्मिंग कि कुछ गड़बड़ हो रही है किसी किसी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, या कोई बग निकल आया किसी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। तो व्हाइल आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर प्रोजेक्ट, मैं व्यूअर्स को थोड़ा सा बता दूं कि जो नए लोग खासकर अभी ज्वाइन किए हैं, कि EPNS इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस, बेसिकली मैं सरल भाषा में बताता हूँ, और इतना इंटरेस्टिंग लगा मुझे इनका प्रोजेक्ट कि हम लोग, आप यकीन नहीं करोगे कि पूरी दुनिया में ना 1200 बिलियन नोटिफिकेशंस जाती हैं। मतलब
सोचो कि एवरेज 1200 बिलियन नोटिफिकेशन को हर वक्त नोटिफिकेशंस भेजती रहती हैं, राइट? और आपको करीब अगर मैं एवरेज देखूं तो, और ये नोटिफिकेशंस जनरली आपको इरिटेट करती हैं। मतलब कुछ नोटिफिकेशंस पे आपका कंट्रोल है और कुछ नोटिफिकेशंस पे आपका कंट्रोल नहीं होता, राइट? तो जैक डॉर्से ने जब ये सोचा होगा कि ट्विटर स्पेस वो बनाएगा, तो जैक डॉर्से ने भी नहीं सोचा होगा कि ट्विटर स्पेस जो है ये भी बीच बीच में हैक हो जाया करेगा। काश के कोई उसको फीडबैक दे कि यार कुछ इंप्रूवमेंट कर लो, बट आई एम हैप्पी दैट पीपल वर ग्लूड टू इट एंड पीपल आर कमिंग बैक। परीन इज देयर, काफी सारे लोगों को शायद सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर सॉरी यार, ये ट्विटर स्पेस की इशू है, जब तक हमारी बात खत्म नहीं हो जाएगी, जब जब हमारी लाइन कटेगी, हम ऐसे ही वापस आते रहेंगे। एंड महेश तुम बहुत हंस रहे हो, विकास भाई आप भी बहुत हंस रहे हो, थैंक यू यार, आप लोगों की पेशेंस है कि आप सेशन पसंद आ रहा है, इसलिए यू गाइस आर बैक, थैंक यू वेरी मच। अपने अपना अगर आप शेयर कर दोगे तो दैट विल बी ग्रेट। सो रिचा, हम लोग फिर से, मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैं तुमसे जो बात कर रहा था, मैं रिचा से बेसिक, रिचा कैन यू हियर मी नाउ? अच्छा, आई नीड टू गिव यू दैट, सॉरी आई नीड टू गिव यू दैट रिक्वेस्ट, oh sorry. Bhai, I think Richa can hear you, but Yeah, Richa, you will. I'm giving her the right. हाँ भाई, we missed you by the way, जब 5 minutes अरे हमको अकेले बात करनी मैं थी। इतने इम्पोर्टेंट था कि मैं सीरियसली, मतलब मुझे पता क्या है, मैं आपको बताऊं कि while I was going through your this thing, मुझे जो इतनी सारी नोटिफिकेशंस आती हैं ना मोबाइल के ऊपर, ने मतलब कुछ तो मैंने ऑप्ट की हुई हैं और कुछ मैंने ऑप्ट नहीं की हुई हैं तब भी आती हैं, और कुछ तो नोटिफिकेशन स्कैम के पर्पस से आती हैं कि वो जो मेरे मोबाइल पे आती है, मुझे ये लगता है कि यार ये तो मैंने कभी मांगा ही नहीं था, और मुझे अचानक वो नोटिफिकेशन मिलती है। मतलब एवरेज जब मुझे 30 40, खैर मैं तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में थोड़ा सा अपने आप को मानता हूं, तो मुझे कुछ जरूरत से ज्यादा आती है, मेरा तो रोटी पानी यहीं से चल रहा है ना, तो मुझे तो कुछ ज्यादा ही नोटिफिकेशन आती है। बट एवरेज इंडियन को, 65% इंडियन को 50 से ज्यादा नोटिफिकेशन आती है। और कई लोग का ये कहना है कि क्लिप स्पेस में तो एवरेज आदमी को 100 से ऊपर नोटिफिकेशंस आती हैं दिन के अंदर। कैन यू जस्ट इमेजिन 100 नोटिफिकेशन ऑन अ स्मार्टफोन? तो ये तो हो गई वेब 2 की दुनिया, जहां पे हम लोग को ये नोटिफिकेशन कोई सेंट्रल एंटिटी है जो मैनेज कर रही है, और वो मेरा रिकॉर्ड रख रही है कि मैं नोटिफिकेशन कौन कौन सी मैंने ऑप्ट की, वो उस हिसाब से मुझे नोटिफिकेशन भेज रहा है और वो उसको कंट्रोल कर रहा है। मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, राइट? अब जब वेब 3 के ऊपर इतनी सारी डैप्स बन रही हैं, इतनी सारी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बन रही हैं, इतना कुछ हो रहा है वेब 3 के ऊपर, इथेरियम पे इतना डेवलपमेंट है, अभी सोलाना अपने आप को क्लेम कर रहा है कि वो इथेरियम से ज्यादा डैप्स बनाएगा, कार्डानो कह रहा है मैं तो इथेरियम क्या, मैं तो इथेरियम और सोलाना को मिला लो, उससे आगे जाऊंगा। इधर मैटिक कह रहा है भैया मैं इधर जाऊंगा, और अब तो बिटकॉइन के ऊपर भी डिफाई आ रहा है, ठीक है? तो जब इतने सारे डैप्स बनेंगी ब्लॉकचेन के ऊपर, ये इंटरैक्ट करने की कोशिश करेंगी यूजर से, यूजर को नोटिफाई करने की कोशिश करेंगी, तो इनको नोटिफिकेशन कैसे आएगा? यहां कोई सेंट्रल एंटिटी तो है नहीं। तो उस प्रॉब्लम को मैंने देखा कि यू गाइज आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। और मुझे ये भी सुन के हैरानी हुई कि मुझे नहीं पता था हर्ष कि तुम ओपेरा और माइक्रोसॉफ्ट एज जैसा या गूगल जैसा एक इंटरनेट ब्राउजर बना रहे थे बैंगलोर के अंदर, वहां से तुम्हें ये आइडिया लगा कि यार नोटिफिकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट, और तुम नोटिफिकेशंस पे ही तुम्हारा करियर स्टार्ट हुआ था। कैन यू जस्ट टेल अस मोर अबाउट दैट? गॉट इट भाई। काफी सरप्राइज हो गया मैं जब वो लास्ट वाली बात आप लाए। यार मैं ना इंडस्ट्री का सीआईडी भी कहलाया जाता हूँ। Awesome. अब मुझे सीआईडी की सीन याद आ रहे हैं। Got it. तो भाई मतलब मैं काफी फुल सर्कल पे बिलीव करने लगा हूँ जर्नी में। तो ये नोटिफिकेशन की स्टोरी एसेंशियली स्टार्ट हुई मेरे लिए 2010 में। तब मतलब iOS में एप्स बनाना चालू हो गई थी, जस्ट उसी समय आया था। एंड प्रॉब्लम वहां पे ये थी कि कोई अच्छा ब्राउजर नहीं था उस समय। सफारी में अभी आप जैसे टैब खोल लेते हैं, या गूगल क्रोम आपके मोबाइल पे तो आप टैब खोल लेते हैं, वो भी फैसिलिटी नहीं थी। मतलब समझिए आप कितना मुश्किल होगा कि एक टैब पे आप पहले गूगल कर रहे हैं, उसी टैब पे आप कुछ और कर रहे हैं। तो काफी प्रॉब्लम थी। तो उस समय जैसे मैं एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी अपनी चालू कर रहा था, तो मुझे मतलब आइडिया आ गया आई थिंक राइट टाइम पे कि ये ये प्रॉब्लम है, इसको टैकल करते हैं।
तो उस समय हम लोग ने 360 वेब ब्राउज़र बनाया था, तो टैब्स, फायरफॉक्स, इनपुट मैनेजर, म्यूजिक प्लेयर, जो भी भाई हम लोग को मिला हम लोग ने सब डाल दिया था। एंड वो काफी पॉपुलर हो गया, वो यूएस में टॉप 10 पे जाके चिपक गया था। सो दैट वाज माय फर्स्ट सक्सेस आल्सो। एंड इन अ वे उसके बाद मैं और कुछ दोस्त जितना भी हम लोग के पास आया था 6, 7, 8 लाख रुपए दैट 4 5 मंथ्स के टाइम स्पैन को लेके हम लोग यूरोप चले गए थे। तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से पहले हम लोगों ने चीज वो की थी। बट हाँ, तो उस समय मतलब एप्पल का नोटिफिकेशन आया था, एप्पल पुश नोटिफिकेशन सर्विस, जिसके ऊपर हम लोग ने अपना नेम भी डिराइव किया है। एंड इसकी ब्यूटी ये थी भाई कि इसने बोला कि अच्छा आप लोग ऐप दें या आप लोग वेबसाइट पे जाते हैं एंड आप लोग फिर रिफ्रेश करते हैं कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ, हम लोग उसको बदलते हैं। अब सर्विसेज आपके पास आएंगी, बोलेंगी कि आपके पास ईमेल आया है, या ट्विटर ने आपकी ये चीजें लाइक की हैं, या अमेजोन में आपकी डिलीवरी आने वाली है, या पेटीएम का कुछ पेमेंट आया है, या व्हाट्सएप टेक्स्ट जब आया है, या ये ट्विटर स्पेस जो नोटिफिकेशन भेज रहा है, ये भी मतलब सर्विस आपके पास आ रही है कि अरे कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है शायद से तुम्हारे लिए, तुम्हें क्या करना है। तो वो मेरी पहली डिस्कवरी थी नोटिफिकेशन की कि अच्छी है। एंड उस समय क्योंकि हम लोग की ऐप काफी अच्छी चल रही थी, तो ऑफकोर्स हम लोग को उसको बनाना, उस समय जैसे केवल ये मिडलवेयर ही आया था, तो आपको पूरा आर्किटेक्चर समझ के अपने आप से ये सारी चीजें करनी थी। अब तो काफी एब्स्ट्रैक्शन आ गए हैं इसमें कि सर्विसेज हैं, तो आप ले एक 15 मिनट में आपका पूरा हो जाता है। उस समय आपको बहुत ही डिग करना होता था डीप, एंड वो पूरा आर्किटेक्चर समझ के ही आप बना सकते थे। अगर कोई iOS के लोग होंगे तो उनको पता रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सी पे प्रोग्रामिंग मतलब इम्पॉसिबल थी, गार्बेज कलेक्शन भी नहीं था। बट हाँ, वो मतलब फेज था जब मैंने नोटिफिकेशन के बारे में सीखा। फिर फास्ट फॉरवर्ड 10 years लेटर मैं मतलब ब्लॉकचेन की दुनिया में हूँ। तो मैं सोच रहा था कि मतलब क्या चीज की जा सकती है जो नहीं की गई हो। एंड उस समय हम लोग काफी डैप्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स से इंटरेक्ट कर रहे थे। एंड अचानक से मतलब वो यूरेका मोमेंट आया कि अरे ये तो सेम प्रॉब्लम है। अगर हम लोग को कहीं जाना है, आगे जाना है, या यूनिस्वैप जाना है, या गवर्नेंस देखना है, तो हर बार कैसे ही जा सकते हैं हम लोग कि देखने की गवर्नेंस प्रपोजल का क्या हुआ, या लोन लिक्विडेट तो नहीं हुआ मेरा, या मतलब मेरा ये जो पूल है, एलपी पूल है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, या कोई एनएफटी ऑक्शन तो नहीं हुई। तो मैं जब मतलब ये सब देखने लगा तो मेरा सर दर्द करने लगा कि अच्छा मैं 20 अगर डैप में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं 20 जगह पे जाके रिफ्रेश करूंगा। तो उस समय मतलब ये रियलाइजेशन हुआ कि ये कम्युनिकेशन लेयर ब्लॉकचेन में है नहीं। क्योंकि लोग आई थिंक स्पीड, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी पे गए, तो किसी ने इसका ज्यादा ध्यान नहीं किया। तो वहां से मतलब जर्नी पूरी स्टार्ट हुई नोटिफिकेशन की। हम लोग ने सोचा कि मतलब अगर एप्पल और गूगल वेब 2 के लिए नोटिफिकेशन बना रहे हैं, तो ईपीएनएस वेब 3 के लिए क्यों नहीं बना सकता। एंड वो जर्नी का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट था, वो नोटिफिकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट था। फिर हम लोग मतलब थोड़ा सा डर के एथेरियम फाउंडेशन के पास गए कि ये आइडिया है। डर इसलिए था क्योंकि लगा कि ये तो मतलब बहुत ही अच्छा सिंपल सा आइडिया है, कोई सोचा क्यों नहीं। एंड ये भी था कि कोई आइडिया चुरा ना ले। तो पर एथेरियम नोड फाउंडेशन मतलब बहुत ही औसम थी, उन्होंने बोला नहीं ये नहीं बना है, ये एक हैकेथॉन हो रहा है ग्लोबल, जाओ इधर बना लो। तो वो 2020 का था। एंड वो फुल साइकिल हुआ। एथ ग्लोबल जो हैकेथॉन था उसका भी फुल साइकिल हुआ कि 1 साल पहले हम लोग ने पीओसी वहां पे बनाया। बट अभी हम लोग जाके रिसेंटली मैंने एथ ग्लोबल जज किया। तो वो एक और फुल साइकिल था। अनदर फुल अमेजिंग। साइकिल ये था कि भाई जो हम लोग को जज किया था हम लोग का पीओसी, वो मारियानो कॉन्टी था। कुछ लोग उनको मतलब फादर ऑफ DeFi भी बोलते हैं, बिकॉज मेकर डाउ में ही वाज द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हेड। एंड DeFi उधर से ही चालू हुआ था, मेकर डाउ से। तो ही वाज जजिंग अस, एंड देन 6 महीने बाद ही वाज इन्वेस्टिंग इन अस। देन ओह, दैट्स अमेजिंग। हाँ। दैट्स तो अमेजिंग। तो ये यार सारी ये चीजें ये हुई। ये बताओ कैसा लगता है यार जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके, रिचा, जब ये बोलते हो कि वी आर फ्रॉम इंडिया, मतलब एक फीलिंग आती है जब कोई तारीफ कर रहा होता है तुम्हारी और तुम ये बोलती हो कि वी आर फ्रॉम इंडिया, और फिर वो जब बोलते ओ फ्रॉम इंडिया, ओ मैटिक, अच्छा अच्छा मैटिक, तो कैसा लगता है, कैसा फील होता है? मुझे तो यार, मैं सच बताऊं, मैं मतलब मुझे बहुत औसम फीलिंग होती है जब मैं मैटिक के बारे में या तुम्हारे बारे में, इंस्टा डैप हो गया, निश्चल हो गया, सुमित हो गया, ये लोग तो खैर हैं ही, मतलब बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग आती है कि नहीं यार, पूरे वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे हमारी बातें हो रही हैं। मतलब बिल्कुल काश में मतलब वो फीलिंग तो मतलब बियॉन्ड वर्ड्स है एक्सप्रेस करना कि कितना अच्छा लगता है कि
हमारी कंट्री का नाम, मतलब अब आई थिंक लोग यूनिकॉर्न्स की बात करते हैं, इंडिया विल बी द यूनिकॉर्न फॉर Web3 ब्लॉकचेन बिकॉज द क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट आर कमिंग एंड जो काम हो रहा है, मतलब जस्ट द राइट इन्फॉर्मेशन आप हैं जैसे, मतलब the right information and the quality of information that India is spreading across the world, that's like amazing. तो वो फीलिंग तो बहुत ही अच्छी है। और साथ में मतलब यही है कि मतलब आई थिंक अभी तो हम लोग मतलब पिछले आई थिंक डेकेड में लोग बोलते थे कि इंडिया इज अ सर्विस सेक्टर, तो मतलब जितना भी सर्विस सेक्टर का काम है आप इंडिया में बस आउटसोर्स कर दो, तो आउटसोर्स वर्ड ही हम लोग के साथ वो हो गया था। बट आई थिंक वो टाइम अब चेंज हो रहा है, हम लोग इट्स लाइक आवर टाइम आई थिंक। तो जितना इनोवेशन हो रहा है, जो प्रोजेक्ट्स और प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसकी वजह से विल बी लाइक नाउ विल बी लीडर्स आई थिंक, Web3 लीडर्स। सो वो डेफिनेटली ये मतलब आपके जितने भी लिसनर्स हैं उनके लिए भी बोलूँगी, और लोग जो सोच रहे हैं इस इंडस्ट्री में कोई भी रोल करने का, कोडिंग है, कम्युनिटी है, मार्केटिंग है, बट ये मतलब बहुत ही अच्छा टाइम है बिकॉज मतलब पीपल आर लुकिंग अप टू इंडिया कि यहाँ से अब नेक्स्ट इनोवेशन क्या आएगा। तो वो चीज़ हम लोग को ध्यान में रखनी है, वो चीज़ पे हम लोग को काम करना है। Right. और द क्वालिटी ऑफ वर्क की वजह से हम लोग पहचाने जाएंगे, स्पेशली क्रिप्टो में, Web3 में, ब्लॉकचेन में। तो ओवरऑल तो बहुत ही ऑसम फीलिंग है आपसे बात करने को मिला उसके थ्रू। नहीं, मैं तो कुछ भी, टू बी ऑनेस्ट, आई मीन आई एम जस्ट ट्राइंग टू, आई डोंट नो, मतलब तुमने इतनी बात बोल दी तो आई डोंट नो, मतलब अच्छा लगा मुझे सुन के, बट यू गाइस आर क्रिएटिंग हिस्ट्री टू बी वेरी ऑनेस्ट। हर्ष भाई मैं बस एक जोक पाना चाह रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर का मैं कायल हूँ। नहीं, जब बोल रही थी कि अब इंडिया से इनोवेशन आ रही है तो मेरे दिमाग में भाई अपना टाइम आएगा बच रहा था। तो देखो, मैं इस इंडस्ट्री में सबसे अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर मानता हूँ नेमिश सांघवी का, और उसको अगर किसी ने टक्कर दी है वो हर्ष ने दी है। मैं सच बता रहा हूँ, हर नेमिश जो है तुमसे लेसन ले सकता है आने वाले टाइम में। थैंक यू भाई, मैं तो नेमिश का भी कायल हूँ। मैं उसको हमेशा बोल रहा हूँ कि उसके लिए मेरे पास इंटरनेट लव एंड हग स्पोकन है। अच्छा, एक बात बताओ हर्ष, जैसे तुम्हारा प्रोजेक्ट है, कल को जैसे किसी का सिक्योरिटी बग आइडेंटिफाई हुआ किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो और या किसी की कोई वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हुई, ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए एडवांस में कि भाई इस वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में या इस प्रोजेक्ट के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई सिक्योरिटी बग आइडेंटिफाई हुआ है, और वो यूजर्स को नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे क्या है कि कुछ ऐसा पॉसिबल है कि फ्यूचर में डीफाई के अंदर जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको एक अलर्ट मिल जाए टाइम से पहले कि ये जो डीफाई का जो प्रोजेक्ट है इसमें बग है, दी फाउंडर इज नॉट वर्किंग ऑन दैट, कल को ये हैक हो सकता है, या कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन मिल जाए। जो थॉट प्रोसेस है, क्या इट इज पॉसिबल इन फ्यूचर? बिल्कुल बिल्कुल भाई, मतलब बैंक वन ऑफ हम लोग का जो एक काफी इंटरेस्टिंग अप्रोच ये था कि जब हम लोग ये बना रहे थे कि एप्पल और गूगल को टक्कर नहीं देनी, उनसे आगे निकलना है, जो कि मैंने पॉलीगॉन से सीखा एंड मैंने WazirX से सीखा कि टक्कर नहीं देनी है, आगे निकलना है। दोनों हम लोग के मेंटर्स हैं बाय द वे, संदीप एंड निश्चल। तो बेसिकली भाई, रिटर्निंग बैक टू द क्वेश्चन, एसेंशियली ये चीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज केस है जो हम लोग ने आइडेंटिफाई किया कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत जानी चाहिए जब भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लॉइट हो रहा है। बिल्कुल। एंड उसके मतलब दो तीन फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लॉइट यूजर्स की चीजें निकालने के लिए टाइम लगता है, एंड अगर आपको नोटिफिकेशन मिल गई कि अच्छा कोई चीज प्रॉब्लमैटिक है, तो आप जाके उधर तुरंत अपने फंड्स निकाल सकते हो। इनफैक्ट नोटिफिकेशन हम लोग ऐसी बनाए हैं कि ये जो एक्सप्लॉइट की नोटिफिकेशन आ रही है वो फ्रंट एंड पे ही आप बोल सकते हो पुल माई फंड्स आउट इन द फ्यूचर, एंड वो ट्रांजैक्शन हो जाएगी, आपके फंड्स तुरंत निकल आएंगे। तो ये सारी इनोवेशन जैसे हम लोग मान के चल रहे हैं कि आनी ही चाहिए। दूसरी चीज, जैसे भाई आपने बताया था जैसे ये एक्सप्लॉइट हुआ था, तो एक चीज मैं मिस कर गया था बताना कि दूसरी चीज जो हम लोग ने सिक्योरिटी वाइज सोची थी कि जो कि काफी अच्छा यूज केस है, कि इमेजिन कीजिए जैसे एक चैनल बन जाए हम लोग के मतलब प्रोटोकॉल पे, जो कि इस कंसोर्टियम ऑफ ट्रस्टेड एक्सचेंज। नाउ जब भी आपका हैक होता है तो यूजुअली क्या होता है कि लोग पहले जाते हैं एक्सचेंजेस में, बोलते हैं कि ये वॉलेट एड्रेस लिस्ट कर दो, ब्लैक लिस्ट कर दो, वो एक्सचेंज लेगा, फिर आप दूसरे एक्सचेंज पे जाएंगे, बोलेंगे, एंड इन सब में हैकर्स को बहुत टाइम मिल जाता है। तो इस टाइम तो मतलब लकी था हैकर्स के मतलब भी, या ईमेल एड्रेस भी पता चल गया था, या चेन एनालिसिस बोल रही
थी। तो या तो हैकर डर गया एंड फंड्स रिटर्न कर रहा है, या उसका इंटेंशन सही था। कोई नहीं बता सकता, vulnerability है। बट वो यूजुअली तो अगर डियर डियर काम किया, डियर। हाँ, डियर हैकर। हाँ, हैकर संस्कारी हैकर था भाई। तो तो बेसिकली भाई, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर जैसे ये एक्सप्लॉइट हुए, तो इवन ये जो हम लोग की नोटिफिकेशन है, अगर ये एक ट्रस्टेड कंसोर्टियम भेजती है कि ये हैक हुआ है, ये ब्लैकलिस्ट है एड्रेस, तो ये जो नोटिफिकेशन है उसका जो पेलोड है वो ऑटोमेटिकली एक्सचेंजेस पिक कर सकते हैं एंड ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर सकते हैं। तो एसेंशियली मतलब आप सोचिए कि मैनुअल वर्क में जैसे 1 या 2 दिन लगे आपको हैकर का फंड फ्रीज करने में, विद एपीएनएस वो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा कि वाओ, फंड हैक हुए 10 मिनट में, आपका कंसोर्टियम जो ट्रस्टेड है उन्होंने वेरीफाई करके बोला ऑसम, कि नहीं, इनको ग्रे लिस्ट करो, जब तक मतलब चीजें अच्छे पता नहीं चलती हैं, यू विल नॉट एक्सेप्ट फंड्स फ्रॉम देयर। ऑसम। तो यार आप देखो ना, जैसे ट्रेडिशनल फाइनेंस में अगर मेरे बैंक से पैसा निकल जाए, सपोज अभी 1 लाख रुपए कोई निकाल ले, तो मुझे तो पता नोटिफिकेशन से तो लगता है ना। अगर वो नोटिफिकेशन वेब3 के अंदर भी टाइमली मिल जाए लोगों को, और जो कि मिलना शुरू हो गई है इनफैक्ट, क्योंकि मैं खुद तुम्हारा यूजर हूं, तो मेरे को जब भी मेटामास्क से कोई मेरा फंड का मूवमेंट होता है या रिसीव होता है तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाती है। तो आई एम एंजॉयिंग दैट एक्सपीरियंस। मैंने और ज्यादा तो नहीं इसको एक्सप्लोर किया, बट मैं मेटामास्क को लेके ही बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ कि चल मेरे को ना अब बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि मेरा फंड इधर उधर जा रहा है, तो मेरे को नोटिफिकेशन जैसे वेब 2 का एक्सपीरियंस होता है ना, वैसे ही मेरे को वेब 3 में एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो गया है। और और इम्पोर्टेंट बात ये कि यार नोटिफिकेशन पे पैसे भी मिल रहे हैं, मतलब तो दैट इज, ये आइडिया, मतलब ये तो अनबिलीवेबल आइडिया। इनफैक्ट मैं किसी से बोल रहा था, कहता है यार ये तो कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब somebody is trying to मैं कहता नहीं, ये जो इंसेंटिवाइजेशन का जो सिस्टम है ये भी बिल्कुल डायनामिक और डिसेंट्रलाइज है, तो इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि वो ऐप को ज्यादा डाउनलोड कराने के लिए आपको मोटिवेट कर रहा है, कोई ऐसा नहीं है। कैन यू जस्ट टेल आवर ऑडियंस के नोटिफिकेशन आने पे पैसा कैसे मिलता है? फॉर श्योर भाई, ये क्वेश्चन मुझसे भी बहुत पूछा गया है कि ये नहीं, मुझे ना मुझे incentivize मुझे कैसे ऐसा करता मुझे है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अधिकारी ब्रदर्स को ये टारगेट दे दिया है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को हाँ, कि तुम ये स्टोरी सेल करो। ये एक्चुअली अनबिलीवेबल लगता है वेब 3 के अंदर। हाउ यू मेड इट पॉसिबल? गॉड भाई, सो भाई एक्चुअली DeFi played a very big role है। तो एसेंशियली आप ऐसे सोचिए कि जैसे जब भी कोई सर्विस जीमेल पे साइन अप करती है, तो वो सर्विस का ईमेल आइडेंटिफाई होता है, उसके फोन पे ओटीपी आता है एंड तब वो रजिस्टर होता है। बट जब आप वेब 3 पे आते हैं, तो ईमेल या ये सारी चीज तो आप नहीं कर सकते, आपका केवल वॉलेट होता है। तो आप उस सर्विस को वेट कैसे करते हैं कि वो अच्छी सर्विस है कि नहीं? आप वो उनसे बोलते हैं कि यार तुम पैसा कुछ डिपॉजिट करो मेरे पास, क्रिप्टो डिपॉजिट करो, या स्टेक करो, जैसे एड 2 में आप एथ स्टेक कर रहे हैं। तो सेम फंडे को लेके हम लोग ने बोला कि अच्छा, सर्विस नोटिफिकेशन भेजना चाहती हैं तो ये एक ऑप्ट इन प्रोटोकॉल होगा, बट एट द सेम टाइम हम लोग को सर्विसेज से कुछ डिपॉजिट चाहिए। तो जस्ट टू मेक श्योर कि सर्विसेज को पता है कि वो पीनलाइज हो रही है अगर उन्होंने बहुत गड़बड़ी की। एंड अगेन वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोडेड है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को पता लगा कि इसको पीनलाइज करना है तो हो गया। तो देन ये स्टेप आया कि सर्विसेज पैसे डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद दे कैन सेंड नोटिफिकेशन। फिर उस समय हम लोग को लगा कि अच्छा, ये पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं तो व्हाई नॉट इसको हम लोग आवे में डिपॉजिट कर दें। आवे एक डीबिट है, तो बैंक की तरह है, आप डिपॉजिट करेंगे पैसे, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो वहां से हम लोग को पता चल गया कि अच्छा, अब हम लोग को इंटरेस्ट आ रहा है, तो व्हाई नॉट डू समथिंग लाइक कि ये जो सर्विस ने पैसा डिपॉजिट किया है जिसपे इंटरेस्ट आ रहा है, अगर अब यूजर इस सर्विस को ऑप्ट इन करता है कि मुझे इस सर्विस से नोटिफिकेशन चाहिए, तो यूजर को वो इंटरेस्ट का पार्ट मिल जाए। एंड वहां से इंसेंटिवाइज्ड नोटिफिकेशन बॉन्ड हो गई कि सर्विस पैसा डिपॉजिट करेगी, प्रोटोकॉल उसको लेंड करेगा, एंड यूजर जो आएगा और ऑप्ट इन करेगा कि मुझे इस सर्विस से नोटिफिकेशन चाहिए, तो बेस्ड ऑन कि वो कब आया है, कितने टाइम से है, और वो इंटरेस्ट जो अर्न हो रहा है उसका पार्ट यूजर को मिलेगा। ओह ओके, सो दैट इज हाउ, सो इट्स मतलब ये भी क्लियरली डिफाइन है कि कोई ऐसा इसमें वो नहीं है कि वेयर यू आर पुलिंग इन मनी और पुटिंग इन मनी। इट्स कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज, और जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है वो आप बेसिकली यूजर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। जो इनकम आपको आवे के पास लेंड करके, स्टेक करके जो आपको इनकम जनरेट हो रही, वो आप वो कर रहे हो डिवाइड, इज इट?
करेक्ट करेक्ट भाई, मतलब ओके रेशियो का ही फॉर्मूला था, बट उसको ब्लॉकचेन के लिए ओके रीराइट करने में ओके। हालत खराब हो गई थी हम लोग की, बट मेरा या अगला पेमेंट। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हर्ष। यार ये तो हम सब जानते हैं कि डीफाई के अंदर एक रेगुलेशन आज नहीं तो कल रेगुलेटरी स्पेस में एक रेगुलेटरी वैक्यूम में अभी तक जहां तक तो पहुंच गया डीफाई। अब हमने देखा कि यूएस के अंदर पहला जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का जो केस डीफाई सेक्टर पे जो पीनलाइज किया है, जो 30 मिलियन यूएस डॉलर का जो टोटल वर्थ जो लॉस हुआ है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि डीफाई प्रोटोकॉल था वहां पे पहला जो बंद हुआ तो उस पे एसईसी ने उसको नोट किया है, तो वही पहला केस अभी डीफाई के ऊपर अब ये चलेगा। और फ्यूचर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल के अंदर डीफाई को एज अ ब्रोकर कहीं ना कहीं उस पे उसको इंक्लूड किया उन्होंने ब्रोकर की डेफिनेशन में, राइट। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें केवाईसी के लिए प्रेशर बिल्टअप होगा, क्योंकि ब्रोकर की डेफिनेशन में एवरी एक्सचेंज whether centralized or decentralized or any project has to submit their details of their users। और खासकर जो हमने यूनिस्वैप का जो इशू पीछे जो देखा कि किस तरीके से इंस्पाइट कि वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जो इंटरफेस था वो यूएस बेस्ड था, तो उस कहीं ना कहीं उसने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरह एक्ट किया और काफी सारे जो टोकन्स थे उसको उसने डिसअलाउ किया। तो इससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं डीफाई सेक्टर पे, क्योंकि यूएस एक एडवांस नेशन है, वहाँ पे डिबेट जल्दी हो जाती है चीज़ों को लेके, और पूरी दुनिया की नज़र यूएस पे है कि वो डीफाई को कैसे देख कर मैनेज करती है, कैसे देखती है। बट आई थिंक प्रूव हो गया कि यूएस भी उतना ही कंफ्यूज है जितना कि बाकी देश कंफ्यूज है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल इज अ मॉकरी ऑफ अ सिचुएशन। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब तुम भी जब इस स्पेस के अंदर अपना करियर बना रहे हो, रिचा अपना करियर बना रही है और इतने सारे लोग हैं, व्हाट डू यू थिंक कि डिफाई रेगुलेट कैसे होगा? क्या इसका विन विन सोल्यूशन तुम्हारी नजर में, इफ यू हैव टू प्रपोज समथिंग टू द गवर्नमेंट? गॉट इट भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली एक्सट्रीमली नॉलेजेबल। काफी क्वेश्चन है, मैं एक एक जी करके एड्रेस करता हूँ। हाँ हाँ, तो शॉर्ट। तुम तो नॉलेज तो क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है जो जो उसका आंसर सही से दे पाए, इसलिए तो तुम्हें बुलाया आज। ऑसम भाई। तो बेसिकली भाई, जैसे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल आया, इसमें थोड़ी सी कमियां हैं। पहली राइट। चीज है कि अगर केवल 5 लोग क्रिप्टो के बारे में जानते हैं आउट ऑफ 100, एंड वो वोट कर रहे हैं बिल पे, तो मतलब ये कहीं ना कहीं यूजुअली मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि जो सेनेटर है वो बैंक कॉन्फिडेंट, बैंक काफी डरे हुए हैं। बट मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं बेसिकली जाऊंगा कि रेगुलेशंस जो आती हैं भाई, इनोवेशंस के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या करना है वो इनोवेशन का। तो वो मतलब एक फाइट फेज आता है। जैसे मतलब आप ड्राइवरलेस कार ही ले लीजिए, तो कोई लॉ दुनिया का अभी ड्राइवरलेस कार को सपोर्ट नहीं कर सकता है। मतलब अभी तो कर लेगा क्योंकि कैलिफोर्निया में लॉ बन रहे हैं, बट एसेंशियली इंडिया में कोई लॉ नहीं है जो ड्राइवरलेस कार पे आपका सपोर्ट कर पाए। उसके लिए नए लॉस बनते हैं, उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी समझनी पड़ती है। जब तक आप वो नहीं कर पाएंगे तब तक आप उस पर लॉ नहीं बना सकते। मतलब इमेजिन कीजिए भाई, जैसे जब हम लोग घोड़े गाड़ी पे थे, तो वो लॉ तो हम लोग नहीं यूज कर सकते थे ना, जब कार आई कि अच्छा पेट्रोल भरा रहे हैं तो मतलब घोड़े पे पेट्रोल नहीं था तो ये लीगल है। तो ये मतलब रहता है, ये मतलब चलता रहता है टग टग ऑफ वॉर। गवर्नमेंट जो रहती है वो कभी प्रोटेक्टिव भी रहती है एंड कभी डर भी जाती है कि अच्छा ये तो अच्छा चल रहा है तो क्यों चेंज करना है। तो वो रेगुलेशन आने में टाइम लगता है एंड काफी टाइम गवर्नमेंट कंफ्यूज हो जाती है। जैसे आपने बताया केस की एसईसी ने ये किया है, तो वैलिडेटर्स एंड एक्सचेंजेस इन सब पे प्रॉब्लम पड़ेगी। बट भाई यहाँ पे भी जैसे गेम थ्योरी आ जाती है कि जब भी ये प्रॉब्लम आती है एंड अगर मतलब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो आपका टैलेंट ड्रेन होने की काफी पॉसिबिलिटी रहती है। लाइक यूएस से लोग मूव करना चालू कर देंगे। उनके लिए तो मतलब काफी इजी भी है वो चीज करना। तो ये टैलेंट ड्रेन मतलब आता है। टेक्नोलॉजी जो है भाई वो रुकती नहीं है। जैसे यूनिस्वैप है, आप आज कोई भी लॉ लेते आइए, यूनिस्वैप का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्जन 2 है वो इम्यूटेबल हो चुका है, मतलब वो चेंज नहीं किया जा सकता। तो आप अभी भी कोई लॉ लाएंगे, आप रेट्रोस्पेक्ट लाएंगे, आप उसको नहीं रोक सकते। वो राइट। मतलब टेक्नोलॉजी ही नहीं है। क्योंकि यूनिस्वैप का उसकी जो उसकी एडमिन की बर्न हो चुकी है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। करेक्ट हाँ। करेक्ट करेक्ट। एंड यूनिस्वैप का जैसे जो एग्जांपल है कि यूनिस्वैप ने अपने फ्रंट एंड पे ये टोकन बैन किए। जैसे ब्लॉकचेन का ब्यूटी ये है कि फ्रंट एंड ब्लॉकचेन के या एक प्रोजेक्ट के कई सारे हो सकते हैं। हम्म यूनिस्वैप के 32 फ्रंट एंड्स हैं। उसमें से एक फ्रंट एंड जो है
उसने बैन किया कि ये टोकन्स आप नहीं सेल कर सकते हैं, बट मैं एथेस्कैन पे जाके उनका कॉन्ट्रैक्ट लेके वो टोकन्स कर सकता हूँ सर। तो इन अ वे मतलब वो अनबीटेबल प्रॉब्लम है भाई कि इसको कैसे रोका जाए। वो मतलब ऑफशूट हो चुका है, जैसे एआई ऑफशूट हो चुका है या ड्राइवरलेस कार ऑफशूट हो गई है। तो बेस्ट वे इसकी रेगुलेशन क्या होनी चाहिए इन रियलिटी, वो समझ के रोका जाए। जैसे वन ऑफ द वेरी गुड रेगुलेशन कैन बी कि आप जब एक्सचेंजेस से ऑफ रैंप या ऑन रैंप कर रहे हैं, तब आप मतलब ये करिए कि ये टैक्सेबल होगा एंड एक्सचेंजेस मतलब टैक्स काट के आपका देंगे। वो तो मतलब आप कर सकते हैं एंड दैट्स वेरी इजीली एनफोर्सेबल। बट अगर आप ये करेंगे कि अगर कोई क्रिप्टो भेज रहा है तो उसका रिकॉर्ड रखिए या चीजें मतलब वैसे कीजिए, तो वो मैथमेटिकली भाई जो मतलब ब्लॉकचेन बनी हुई है, अगर मोनरो या टोर्नाडो कैश जो एथेरियम पे उसकी ही बात कर लें, तो वो मतलब इतनी धांसू बन रही है, इतना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही है कि आप उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। वो मतलब जस्ट चलती रहेंगी। जो मतलब कंट्री प्रिवेंट करेंगी, तो कुछ कंट्रीज होंगी जो बोलेंगी कि अच्छा मुझे यूएस डॉलर से आगे निकलना है, तो लेट मी कम ऑन बोर्ड, लाइक एल सल्वाडोर फॉर एग्जांपल, या मतलब सिंगापुर फॉर एग्जांपल, या कोरिया फॉर एग्जांपल। तो ये सब मतलब चलता रहेगा, बट मेरे हिसाब से रेगुलेशन नहीं बननी पड़ेंगी। आप ये नहीं कर सकते कि घोड़ा गाड़ी की लॉज आप कार पे अप्लाई कर दें। राइट राइट। एंड मुझे बस एक, आई थिंक हर्ष ने सब कवर किया, मुझे बस एक चीज़ ऐड करनी थी रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमारे मतलब इंडिया में भी कितना डिबेट हो रहा है सबके अराउंड। तो आई थिंक एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी गवर्निंग बॉडीज़ हैं, जो भी लोग बना रहे हैं रेगुलेशंस, दे हैव टू इन्वॉल्व द पीपल जो एक्सपर्ट हैं इस इंडस्ट्री में, राइट। तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब हम जैसे निशिल है या हैशटैग इंडिया वॉन्ट्स क्रिप्टो का कैंपेन है, हैशटैग इंडिया वॉन्ट्स बिटकॉइन का कैंपेन है। तो जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं मतलब वो आई थिंक एज अ कम्युनिटी हम लोग सब सपोर्ट करते हैं कि आप बात करिए, लाइक हैव अ ओपन डायलॉग, जैसे हम लोग अभी स्पेसेस में बात कर रहे हैं, राइट। एक चीज़ हुई है तो उसका एक ओपन डिस्कशन, ओपन फोरम में डिस्कशन कर रहे हैं। तो वो डिस्कशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल चीज़ है। मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल मेरे घर में मैं अपने पेरेंट्स स्मार्टफोन देती हूँ, आई अंडरस्टैंड वो लोग एक जनरेशन से जहाँ पे स्मार्टफोन नहीं थे, मतलब फ़ोन भी बहुत ही एनालॉग वाले थे, तो उनको यूज़ करने में एक हिचक होगी, या फिर एक मतलब एक फियर ऑफ सॉर्ट ऑफ अननोन, राइट, कि ये फीचर करा तो कुछ क्या हो जाएगा। तो सेम वे हम लोग आई कैन अंडरस्टैंड वेयर पीपल आर कमिंग फ्रॉम। उस केस में जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं उनको इन्वॉल्व करना, टू हैव अ ओपन एंड हैव अ फेयर डायलॉग बिफोर सॉर्ट ऑफ गोइंग इनटू क्रिएटिंग रेगुलेशंस या पासिंग अ लॉ। सो बस ये एक चीज मुझे ऐड करनी थी। नहीं एब्सोल्युटली। मैं आई थिंक यूएस गवर्नमेंट बूमर्स बोल रही है इनडायरेक्टली। यार एक्चुअली मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, बट क्योंकि मुझे लगता था कि यूएस के अंदर, बट एक चीज अच्छी भी है और मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी है कि यूएस ने जब ब्रोकर की डेफिनेशन में सबको जब इंक्लूड कर लिया, मतलब एक ब्रोकर, एक एक्सचेंज तो समझ में आता है कि जो फियाट के से आप उसके अंदर बिटकॉइन ले रहे हो और बिटकॉइन से वो आपको बेच के आप फियाट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो एक ब्रोकर का काम एक एक्सचेंज का तो समझ में आता है कि हाँ एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उसका काम है ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है, वो इधर से उधर कर रहा है, फियाट से कन्वर्ट कर रहा है, राइट। बट उसके अंदर माइनर को भी ले लिया, डेवलपर्स को भी ले लिया, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को ले लिया, नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स को ले लिया, मतलब जिनका कोई लेना देना नहीं है। कई जैसे माइनर का क्या लेना देना, उसका डायरेक्ट कंज्यूमर से इंटरफेस नहीं होता, डेवलपर का क्या लेना देना, उसका कोई इंटरफेस नहीं होता कस्टमर से, राइट। तो इन लोगों को भी उस डेफिनेशन में ले लिया। आई डोंट नो क्या होगा, क्योंकि इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि सीनेटर्स ने मिल गए, वो आपस में उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज करके एक अमेंडमेंट को प्रपोज भी किया। लास्ट में सारे सीनेटर्स एक ही व्यू पॉइंट पे थे, बट फिर भी वो अल्टीमेटली अमेंडमेंट हो ही नहीं है। अब बोल रहे हैं कि फ्यूचर में होगी, आई डोंट नो व्हाट इट विल टेक। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज लॉस टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लाइक द चाइना ने जो उसको जिस तरीके से बाहर किया इंडस्ट्री को, यूएस भी बाहर कर देगा। इंडिया को समझ नहीं आ रही, मतलब इंडिया के लिए तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जैसे कहते हैं ना कि पूरी की पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को बैंगलोर कर दो। वी कॉल इट बैंगलोर, हमें कहते हैं ना कि बैंगलोर, तो हमें इसको पूरी की पूरी क्रिप्टो को बैंगलोर कर दो और वापस इसको इंडिया में बुला लो। बट आई डोंट नो ये बात किससे की जाए, हम ट्विटर स्पेसेस में कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और बताओ यार, ये ना
काफी सारे लोग ना इस चीज से बड़े इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मैं ना बहुत ऑनेस्ट आंसर चाहूंगा तुमसे। हम जब हम आईसीयू रिजीम में थे, आईसीयू रिजीम में यार मैंने खुद ने टोकन लगाए हैं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। मैं ऐसे टोकन लेता था तब मेरे को ना, मतलब मैं इन्फ्लुएंसर स्टेज में नहीं था। मेरा जो बैंक का लोन था, मैं वो जो मेरे को पॉन्जी स्कीम में मैंने खोया था, उसको रिकवर करने के लिए मैंने सोचा आईसीयूज में लगाता हूँ पैसा। तो जब मैं आईसीयूज को देखता था ना, तो मैं आईसीयूज को जाके ना सबसे पहले देखता था, टीम देखता था, लिंक्डइन प्रोफाइल, ऐसे जाता था मैं, अरे इस पे कौन कौन है, कौन कौन है। और मैं उनको देख के बस चेहरा देखता था एक दो, और ये देखता था कौन सी यूनिवर्सिटी का है। उसके बाद मैंने उसमें एक इथेरियम लगा देता था, दो इथेरियम, एक इथेरियम, तीन इथेरियम, ऐसे करता था मैं। इथेरियम तब होता था भाई, यू नो। तो लेकिन डीफाई में वो रिपीट हो रहा है। अब मैं सपोज तुम्हारे ही उस पे जाऊं, ठीक है, इसको अदरवाइज मत लेना। मैं तुम्हारे उस पे जाऊं और मैं कहूं कि यार ये निश्चल शेट्टी है, एडवाइजर है, संदीप नैलवाल एडवाइजर, वाह डीफाई डैड, इसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं। अगर मुझे डीफाई कहीं किसी ने सिखाया है ना, तो मुझे डीफाई डैड के प्लेलिस्ट ने सिखाया है। मतलब उसकी प्लेलिस्ट को जाके देख ले, डीफाई को इन आउट समझ लेगा। मतलब बहुत बड़ा फैन हूं इसका, एज इन्फ्लुएंसर इज अमेजिंग। तो ये लोग एडवाइजर हैं, ठीक है। और फिर मैं जिनका सबसे बड़ा फैन हूं, श्रीनिवासन। तो जब तुम ये कहते हो कि एडवाइजर ये है और बैक्ड बाय ये है, यार ये ऐसे वर्ड्स क्यों रखते हो, एडवाइजर बैक्ड, सीधा बोल दो कि, मतलब मुझे क्लैरिटी ये चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, एडवाइजर ये है और बैक्ड बाय ये है। कैन यू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। और क्योंकि ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसी बातें करते हैं, तो कैसे एक यूजर आइडेंटिफाई करे कि वाकई में इसकी फोटो ही है, कि में ये है भी। गॉट इट भाई। सॉरी, मतलब आई एम ट्राइंग टू प्ले बैड, बट इट्स जस्ट दैट कि मुझे जनता को ये बताना है कि भैया जो चेहरे वेबसाइट पे दिख रहे हैं कि आई एम बैकिंग, आई एम सपोर्टिंग, आई एम एडवाइजिंग, भैया वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये चेहरे हैं भी कि नहीं इससे एसोसिएट। गॉट इट भाई। भाई देखिए मतलब सबसे पहला स्टेप जैसे आइडेंटिफाइंग का होता है कि अगर वेबसाइट पे किसी ने कोई चीज डाली है तो आप उसके ट्विटर पे चले जाइए। 9 out of 10 चांसेस ये हैं कि अगर उन्होंने बोला है कि बैक बाय समवन एंड या एडवाइस बाय समवन, तो आपको ट्वीट मिल जाएंगे कि उन्होंने मतलब ट्वीट किया हुआ है या वो ओपनली सपोर्ट करते हैं। अगर वो ट्वीट नहीं मिले तब वहां पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि तब मतलब आपको थोड़ा सा रेड फ्लैग होना चाहिए कि आप कोई तो एडवाइजर से मतलब बात कीजिए या ट्वीट ही कर दीजिए कि आई एम नॉट एबल टू फाइंड समवन। तो आपको मतलब 9 out of 10 टाइम्स या 10 out of 10 टाइम्स कोई बता देगा कि नहीं यार ये स्कैम प्रोजेक्ट है, या ये देखो ट्वीट एडवाइस बोला है कि आई एम नॉट इन्वॉल्व, या बोला है कि आई एम इन्वॉल्व। तो ये चीज मतलब रिसर्च में काफी अच्छी आती है। दूसरी चीज, एडवाइस बाय एंड बैक बाय में जेन्युइनली दो टाइप के डिफरेंस होते हैं। एंड ये मतलब मैं अपने पीयर प्रोजेक्ट्स को भी बताता रहता हूँ। फर्स्ट डिफरेंस इज कि इन एसेंस अगर आपको किसी आदमी के विजडम चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, हर हफ्ते आपको उनसे कॉल लेनी है 1 घंटे की कि तुमने ये कैसे बनाया, या तुमने मतलब स्टार्ट किया था हमारे ही रूट से, तो तुम कैसे मतलब इंडिया के यूनिकॉर्न बने। तो देन यू गो फॉर द एडवाइजर थिंग। उसमें वो लोग पैसा आप पे नहीं लगाते हैं, आप उनको बोलते हैं कि आप मेरे पास कॉल पे आइए या आप मुझे सिखाइए कि बिजनेस कैसे किया या प्रोटोकॉल कैसे बना, एंड आपके लिए एडवाइजरी मैं रखता हूँ। वो मतलब कौन कितना टोकन आप देंगे वो डिपेंड करता है। तो एडवाइजरी ये होता है। इन्वेस्टर्स होते हैं कि उन्होंने बोला कि चलिए तुम पे मैं पैसा भी लगा रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि यू विल गो अमेजिंग प्लेसेस। तो उस समय मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर से आप एक साल में 5-6 बार या 12 कॉल्स ले सकते हैं कि आप मुझे बता दीजिए कि ये चीज कैसे करनी है, बट आप सीख नहीं सकते। आपको सीखने के लिए एडवाइजर्स चाहिए होते हैं जो कि बहुत धांसू होने चाहिए। लकली हम लोग के पास मतलब धांसू एडवाइजर्स हो गए, क्योंकि निश्चल मतलब आ गया, या संदीप आ गए, या डीफाई डैड आ गए, या गिटकॉइन कर्नल भी आ गए। तो ये मतलब काफी अच्छे लोग हैं जो हम लोग को ग्लोबली सिखा रहे हैं, जो हम लोग को बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनाओ। टू एन एक्सटेंट दोनों लोग संदीप एंड निश्चल बोल भी दिए हैं कि वी बिलीव कि ईपीएलएस इज द नेक्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया। तो वो मतलब क्या काफी बात अच्छा। है, अमेजिंग यार। मतलब तो मेरी फोटो क्यों मिस हो गई? तुम लोगों ने मुझे भी अप्रोच किया था बट आई डिनाइड, सो आई एम सॉरी टू फॉर दैट यार। अमेजिंग गाइस यार, अमेजिंग। बट आई थिंक देखो, मैं ये यूनिकॉर्न, मैं इन चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं करता। मैं पता है क्यों बिलीव नहीं करता? मैं इसलिए बिलीव नहीं करता क्योंकि हर वो आदमी जो इस वक्त इतनी अनसर्टेन
टाइम्स के अंदर, इतने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर अगर क्रिप्टो में बिलीव कर रहे हैं ना, वो मेरी नजर में यूनिकॉर्न है। किसी के पास अगर 10 रुपए का भी सतोशी है ना आज की जेब, आज में उसकी जेब के अंदर पड़ा है, और उसको डर नहीं है कि यार मुझसे ना ये कल को पुलिस वाले या ईडी वाले या ये वाले मेरे को बुलाएंगे। आप सोचो कितना जिगरा चाहिए आज की डेट में क्रिप्टो में एंटर करने के लिए। आप तो खैर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, मैं तो कहता हूं कि जिसके पास $10 का ना, 10 रुपए के भी आज की डेट में क्रिप्टो है, तो हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन। क्योंकि वो क्या कर रहा है, बेसिकली इस इकोसिस्टम में ट्रस्ट दे रहा है। और जब उस जैसे 1.5 करोड़ लोग जब इस इकोसिस्टम के अंदर अपने ट्रस्ट को डाल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक एक ऐसा बादल बन रहा है कि जो बरसेगा एक दिन। और मैं आई डोंट नो, मैं आपको किस तरीके से मैं आपको बताऊं, तो यूनिकॉर्न तो अभी कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअली में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज बनेंगी फ्यूचर में। और मैं ये जानता हूं कि चाहे मैटिक है, ईपीएनएस है, अगर जिम्मेदारी से हम लोग चलेंगे और अगर हम इसमें अपने जो वल्नरेबिलिटीज हैं उससे सीखेंगे। हमने देखा कि पास्ट में अगर ये डीफाई में, जैसे ये हैक सिर्फ पॉलिन नेटवर्क का हैक नहीं है, ये आपके लिए सबक भी है। और ऐसे आप ही नहीं, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स जो है, जो इंडिया से खासकर है, उनको और अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, अपने सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को अप करना चाहिए। मैं एक चीज आपको और बता दूं, मेरी एक दिन संदीप से बात हो रही थी मैटेक से। वो कह रहा था कि यार कुछ इंडिया से जब भी कुछ अच्छा होने लगता है ना, इंडियन प्रोजेक्ट्स पे कुछ है कि डिलिबरेट अटेम्प्ट्स ज्यादा होते हैं। मतलब ये ऑफ द रिकॉर्ड बात उसने मेरे को कही थी, सॉरी संदीप, मेरे को आज जज्बात पे मैं कह गया। उसका ये कहना है कि जो कुछ है एलिमेंट्स वेस्टर्न वर्ल्ड में जो इंडियन प्रोजेक्ट्स को हार्म करते हैं, उनको ये इनसिक्योरिटी होती है कि इंडियन प्रोजेक्ट्स विल डू गुड इवेंचुअली, क्योंकि इंडिया का सॉफ्टवेयर के अंदर नाम है पूरी दुनिया में। तो उनको ये कहीं ना कहीं वो टेस्ट ज्यादा करते हैं इंडियन प्रोजेक्ट्स का, इंडियन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अटैक भी ज्यादा होते हैं। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अपने हिसाब से सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को अप करो। आई थिंक 11 बजने वाले हैं और आई टेकन अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ पीपल, एंड लोग कभी भी जुड़े हुए यार, थैंक यू वेरी मच यार। बिट इनिंग को फॉलो करो, मतलब अब मैं थोड़ा सा अपना भी कुछ सेल कर देता हूँ यार। बिट इनिंग को जरूर फॉलो करो, और उसके अभी यूजर फॉलोअर्स जो भी आप समझो कम है, कंटेंट अच्छा है। चेयरमैन जो महाराष्ट्र का, जो महाराष्ट्र स्किल बोर्ड का जो चेयरमैन है, इंडिया का पहला ब्यूरोक्रेट, उसका इंटरव्यू किया यार मैंने। मैं क्या बताऊं यार, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बातें कर रहा था। वो पता क्या कह रहा था, किस डीप नॉलेज का इंसान था वो, डॉक्टर अनिल जादव। वो कह रहे कि मैं महाराष्ट्र में इस लेवल पे ब्लॉकचेन को इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूं कि जो महाराष्ट्र के अंदर जितने भी पेड़ हैं, महाराष्ट्र के अंदर जितने भी ट्रीज हैं फॉरेस्ट के अंदर, वो भी ट्रैक हो जाएंगे ब्लॉकचेन पे। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट? वो कह रहा है कि इस लेवल पे हम लेके जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर स्कूल फीस है, जो ट्रांजेक्शन्स हैं, पूरी की पूरी डिजिटल हो जाए, पीयर टू पीयर हो जाए। जैसे कि ई रूपी है, वैसे ही एक महाराष्ट्र अपना टोकन लाना चाह रहा है। कैन यू जस्ट इमेजिन? तो दैट काइंड ऑफ डिस्कशन आई हैड विद दैट गाय। ऐसा कंटेंट बिटिनिंग पे लाने की कोशिश है और आगे भी लेके आएंगे, और ऐसी टॉपिक्स पे बात करेंगे। इसलिए बिटिनिंग को प्लीज फॉलो करो, ट्विटर पे है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन मिलती है। एंड मैं कुछ क्वेश्चन जरूर लूंगा एक दो लोगों के। मैं चाहता हूं कि हर्ष तुमसे क्वेश्चन पूछे, मैं ज्यादा टफ तो नहीं पूछ पाया। कुछ एक दो लोग अगर इंटरेस्टेड हो क्वेश्चन पूछने के लिए तो हाथ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन लूंगा, एक हर्ष से, एक रिचा से, फिर दोबारा हर्ष से। जी देवेश, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? विकास भाई, हाँ जी, आप पूछ सकते हो। गुड इवनिंग। ओके, हाय, गुड इवनिंग। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हर्ष एंड रिचा, थैंक्स अ लॉट, एंड थैंक्स अ लॉट काशिफ भाई फॉर मैनेजिंग दिस। एक क्वेश्चन था मेरा हर्ष से। हर्ष, आपका क्या सोचना है कि एक्चुअली जो एक विस्पर प्रोटोकॉल हुआ करती थी अभी भी, जिसपे ये status.im प्रोजेक्ट बना हुआ है, विस्पर एक्चुअली, जिसको नहीं पता है बस मैं वो बता देता हूँ। जैसे कि इथीरियम में, जैसे जो इथीरियम एज ए करेंसी जैसे पीयर टू पीयर होती है, उन्हीं नोड्स, उन्हीं सर्वर्स को यूज करते हुए हम लोग चैट भी कर सकते हैं। तो status.im करके एक प्रोजेक्ट था जिन्होंने यूज किया था, जिसको मैंने 2017 से मैंने फॉलो किया। वो लोग काफी अच्छे थे इन सब चीजों को, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला वो एक ऐप बनाई थी status.im करके, जिससे कि आप लोग, वॉलेट भी था वो इंटीग्रेटेड, और पैसे तो भेज ही सकते थे, बट आप चैट भी कर सकते थे, प्राइवेट सिग्नल वगैरह इस तरीके का। तो आपने कभी इस चीज को भी एक्सप्लोर किया था क्या बाय एनी चांस इसमें, ईपीएनएस में, लाइक टू सेंड एक्चुअली द डेटा, जो कि आपकी नोटिफिकेशंस भी जो जारी हैं वो भी कंप्लीटली उसी नोड्स के आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए, उन्हीं, मतलब जिसमें विस्पर प्रोटोकॉल बना हुआ है उसी तरीके से यूज करते हुए जाती है क्या आपके ईपीएनएस के नोटिफिकेशन?
Got it. And is my Got it, question Vikas. and is my question clear? It's a very excellent question. तो basically because मैं expect actually नहीं किया था ये question आएंगे, तो hats off यार. विकास भाई से आप हमेशा वो एक्सपेक्ट करो जो अनएक्सपेक्टेड है. Awesome, awesome. So यार because हम लोग जब मतलब ये बना रहे थे तो we spent some time with Whisper also. तो Whisper protocol उस समय तो जब मैंने देखा था उनका डेवलपमेंट रुक गया था. But I dug deep and प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टेटस है द वे इट ऑपरेट्स वो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है. तो जैसे व्हाट्सएप हो गया, पर मैसेजिंग से पहले आता है नोटिफिकेशन. लाइक अगर WhatsApp पे आप कुछ भेज रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा आपको पता नहीं चलेगा. But that was not the case. Ki why we didn't go for Whisper protocol and we created our own. What was the case was यार कि status.im basically एक सर्वर यूज करता है जिसमें आपके encrypted डेटा स्टोर्ड है एंड वो फिर डिक्रिप्ट कर रहा है एंड आप मैसेजिंग दे रहा है. हम लोग का जो विजन था यार कि Web3 जो है वो एक सिंगल यूजर नेम और पासवर्ड पे बेस्ड है. आप वॉलेट की पब्लिक की और प्राइवेट की कोई यूजर नेम और पासवर्ड बोले. तो बेसिकली हम लोग ये चाहते थे कि ये जो नोटिफिकेशन का प्रोटोकॉल बन रहा है ये एक ओपन प्लेटफॉर्म बने कि आप इन मतलब नॉट सो वेरी फार फ्यूचर होपफुली आप अगर मेटामास्क पे जाएं या ट्रस्ट वॉलेट पे जाएं तो जैसे ही आप लॉग इन करें आपको ये नोटिफिकेशंस दिख जाए. आपको हम लोग की ऐप की भी जरूरत नहीं हो, आपको हम लोग की टैब की भी जरूरत नहीं हो. एंड ये मतलब बेसिकली एक बहुत ही पावरफुल शेड कॉन्सेप्ट है कि Web3 ओपन है तो आपकी नोटिफिकेशन भी ओपन होनी चाहिए. ऑफ कोर्स प्राइवेसी इंश्योर करके, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इंश्योर करके. तो वहां से ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग ने स्टार्ट किया कि नहीं इसका डायल हम लोग को खुद से ही बनाना पड़ेगा. एंड हम लोग ने हेवली कॉन्सेप्ट लिया एप्पल पुश नोटिफिकेशन सर्विस से एंड देन हम लोग ने उसको डिसेंट्रलाइज किया. देन वही इंसेंटिवाइज नोटिफिकेशन की इनोवेशन डाली, ओपन सिस्टम करने के लिए क्या होगा वो इनोवेशन डाली एंड उससे बेसिकली ये प्रोटोकॉल बन गया. Whisper is also a very good protocol. प्रॉब्लम वो है कि वो मैसेजिंग के लिए यूज हो सकता है, नोटिफिकेशंस के लिए नहीं. एंड वो जो नोटिफिकेशंस की बात कर रहे हैं तो ओपन नोटिफिकेशंस के लिए तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाता है. लेट मी नो बिकॉज मतलब इफ दैट आंसर्स द क्वेश्चन या कोई और काउंटर क्वेश्चन भी है तो आई वुड लव टू ब्रेनस्टॉर्म. नहीं बहुत मुझे बस यही जानना था बिकॉज दिस विस्पर इज लाइक द होली ट्रिनिटी इफ यू इंक्लूड एवरीथिंग लाइक डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज स्वार्म इथेरियम का पेमेंट एंड देन दिस थिंग इट इज लाइक कंप्लीट्स द होली ट्रिनिटी. नहीं थैंक्स अ लॉट, विल कैच अप सम अदर टाइम. थैंक्स अ लॉट काशिफ भाई, प्लीज. थैंक यू विकास भाई फॉर दिस क्वेश्चन. अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज EPNS से या डिफाई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक दैट. Gajesh. Right. So I think मेरे ख्याल से हमने सारे टॉपिक्स पे कवर किया है और काफी सारी चीजों को हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया और इनफैक्ट अब 1 से 1.5 घंटा इनफैक्ट हो गया. तो हर्ष कुछ एंड नोट पे कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल कासिफ भाई, नैमिश क्वेश्चन ही पूछा बट मैं आंसर दे देता हूँ. लव एंड हग टोकन्स के बारे में ही होगा यूजुअली. बट हाँ मतलब जोक्स असाइड कासिफ भाई ये काफी बढ़िया डिस्कशन था. काफी थैंक यू सो मच मुझे और जिज्जा को इनवाइट करने के लिए. गाइस हम लोग का जो प्रोजेक्ट है ऑफ कोर्स हम लोग ने बात की EPNS के बारे में, बट अगर आपको चाहिए तो EPNS प्रोजेक्ट पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं. देन हम लोग की काफी कूल रॉक स्टार्स NFT भी हैं जो हम लोग कम्युनिटी मेंबर्स को देते हैं हर हफ्ते में एक. काफी कूल इंडियन कॉन्सेप्ट इंडियन NFTs एंड उसके साथ मतलब जो भी विनर होता है वो 2400 पुश भी पाता है. एंड आई नो सो मेनी ऑसम people over here including विकास जो कि डेवलपर काफी स्ट्रॉन्ग डेवलपर लगता है मुझे विकाशन. एंड ऐसे ही रॉकस्टार NFTs के लिए if anyone is interested just ask us how to do it. कोई भी चीज जैसे हम लोग की कम्युनिटी के लिए जो भी कम्युनिटी मेंबर करता है तो we give a rockstar out to them every week. Other than that guys, very excited कि हम लोग की गवर्नेंस लॉन्च होने वाली है. हम लोग का मेन नेट लॉन्च होने वाला है ऑफ कोर्स ऑडिट के बाद. एंड हम लोग के पुश नोट्स आने वाले हैं जो कि एक तरह से अल्फा ड्रॉप है कि पुश नोट्स हम लोग के इनेबल करेंगे कि एथेरियम और L2s
का ही नहीं बल्कि हम लोग इवन नॉन ईवीएम ब्लॉकचेन की नोटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन लेयर एनेबल कर पाएंगे. तो मोर डिटेल्स ऑन दैट लेटर, बट यही बोलना था कि काफी अच्छा लगा आके आप लोगों से इंटरेक्ट करके. तुमने इतना कुछ बताया, मुझे एक चीज का अभी तक नहीं तुमने बताया कि फाइनेंस पे कब लिस्ट हो रहे हो. ये तुमने अभी तक क्यों नहीं बताया? भाई देखिए, मैं ये बहुत लोग पूछते हैं, मैं बोलता हूँ कि अगर कोई प्रोजेक्ट बता रहे हैं कि वो कौन से एक्सचेंज पे कब आ रहा है, तो चांसेस है कि वो नहीं आ रहा है. तो ये चीज मतलब ऑफ कोर्स है. बाइनेंस लैब हम लोग पे इन्वेस्ट किया है, मैं वो पब्लिक इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ. बट बाकी एक्सचेंजेस पे कब आ रहा हूँ भाई, उसमें मेरा नेटवर्क चला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम. आई अंडरस्टैंड दैट, मैं मजाक कर रहा हूँ, बट आई एम श्योर कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट है तो मैक्सिमम एक्सचेंजेस पे होगा आज, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ जाता है उसका. अच्छा, जाते जाते रिचा, आर यू देयर? यस यस, आई एम देयर. रिचा, तुमने कम बोला है आज, मुझे लगता है कि ये मतलब पता नहीं क्यों हर्ष ने बोल रखा है तुम्हें, आई डोंट नो. बट मैं जाते जाते ये जरूर बताओ कि ये क्रोम एक्सटेंशन भी तुम्हारा भी रिसेंटली एक रोड मैप में तुमने अचीव किया है. मेन नेट तो तुम्हारा ये Q3 का प्लान है. तो ये जो प्लान है तुम्हारा इसका क्रोम एक्सटेंशन का, ये क्या है, ये बताते जाओ कि इस व्हाट पर्पस इट विल सॉल्व. डेफिनेटली डेफिनेटली. तो बेसिकली हम लोग के जो नोटिफिकेशंस हैं, पहले हम लोग ने अभी बस जैसे हर्ष ने एक्सप्लेन किया कि द एंड गोल इज कि नोटिफिकेशन आपके मेटामास्क पे पॉपअप हो जाएं, मतलब वॉलेट्स पे हो जाएं, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क. जब अलॉन्ग द वे हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे टूल्स भी दे रहे हैं एंड यूजर्स को जहाँ पे वो ये नोटिफिकेशंस को एक्सपीरियंस कर पाएँ. तो जैसे हमारी मोबाइल ऐप है, और हमने अभी रिसेंटली जो आपने मेंशन किया क्रोम ब्राउज़र एक्सटेंशन लॉन्च किया है, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक्सटेंशन बस इंस्टॉल करना है एंड साइन अप करना है अपने पब्लिक वॉलेट एड्रेस से. एंड आपने जो भी नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब किया है, जैसे आप लॉगिन करेंगे, दे विल पॉप अप, ऑल कमिंग फ्रॉम द डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड. And so you never miss an update on your loan getting liquidated on Aave, या आपका BTC ETH प्राइस क्या चल रहा है उसका नोटिफिकेशन. तो as simple as that. So very clean, very simple, just for users to know and get notified जब भी कोई change या जब भी कोई important event उनके लिए हो. ये है. उसके अलावा अभी हर्ष ने think हमारे अपडेट्स जो है वो सारे बता दिए. एंड होपफुली नेक्स्ट स्पेसेस में मैं ज्यादा बात करूंगी. मैं जनरली कम बात करती हूँ, मे बी दैट्स व्हाई. नहीं, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट. वो तो आई वाज जस्ट, या इट्स ओके टू पुल दैट. बट विद दिस थॉट, आई थिंक थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू ऑडियंस. एंड आई होप कि अगर आपको ये पसंद आया हो स्पेस, तो प्लीज ट्विटर पे एक बार जरूर फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस, कुछ सीखा हो तो जरूर. ट्विटर पे आप हर्ष को भी फॉलो कर सकते हो, रिचा को, EPNS का प्रोजेक्ट है, मुझे फॉलो कर सकते हो अगर नहीं किया अभी तक, टू बी ऑनेस्ट. और दैट्स इट यार. आई थिंक आई रियली एंजॉयड माय कन्वर्सेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट हर्ष. मतलब मुझे DeFi के बारे में और चीजों के बारे में बड़े ऑनेस्ट आंसर मिले. मुझे सबसे अच्छा आंसर तुम्हारा ये एडवाइजर और बैकर वाला बहुत अच्छा मिल लगा मुझे, कि एडवाइजर कौन होता है और बैक कौन करता है. और हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लगी मुझे, कि टेलीग्राम ग्रुप में जाके डिफाई का जो प्रोजेक्ट है उससे ये पूछो कि भैया ऑडिट रिपोर्ट दिखा, बाद में बात करेंगे बाकी सारी. मैं तो अब ये करने वाला हूं, जब तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं. सिंपल थंब रूल, भैया ऑडिट रिपोर्ट है या नहीं है और किससे है. अगर ऑडिट रिपोर्ट नहीं तो डिफाई नहीं. अगर आपने ये रूल बना लिया ना, मैं सच बता रहा हूं, आप ऐसे हैक से बहुत ज्यादा बच जाओगे. इसको यार तूने एक जिंगल बना लिया जाए, ऑडिट रिपोर्ट नहीं, DeFi नहीं, something like that. I'll try to build that. Maybe Namish can help me in that. Chalo, thank you very much yaar. I think good night. Really had a fabulous conversation. Thank you Harsh. Thanks भाई, मुझे भी बहुत मजा आया. जिंगल थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा हम लोग को. We'll get there. But at least idea आ गया. Audit report नहीं, DeFi नहीं. Amazing. चलो ठीक है. Thanks everyone. Thanks everyone. Take care. Bye.